Hi, guys. Welcome to another episode of our podcast, Talent First. Today, we have someone who is working and building next gen AI analytics products for one of the most trusted companies in India, TVS. So, hi, Anand. Hi, how are you? I'm good, thank you so much. क्या चल रहा है? बिल्कुल बढ़िया, हिंदी में बात करेंगे हमारी जो बात हुई है. बिल्कुल 100%। Perfect. So, Anand, give us an elevator pitch. Who's Anand Das? आनंद इज अ बहुत साधारण आदमी है, बहुत बट ड्रीम्स बिग, जी. सपने देखते हैं, साधारण आदमी है, और सीखने की बहुत इच्छा है। तो टेक्नोलॉजी को लेके बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ और टेक्नोलॉजी से सीखने की कोशिश करता हूँ एवरी डे एंड ट्राई टू यूज़ दैट फॉर माई वर्क। दैट्स माई एलिवेटर पिच। Perfect. And what could you tell us a bit about your existing work? What do you do right now? So I work as Chief Digital and AI Officer for Retail Mobility for TVS. जी. TVS, as you know, is a Indian MNC present in about 80 plus countries. Right. I understand what does the customers and retail partners of TVS needs from a technology and AI perspective. Wow. What kind of problem statements they face on on a day-to-day basis, and how can we use technology and AI to solve their problems, make them profitable, keep them happy. Sure. So that's what we try. So we'll get a bit deeper into what your existing work is. But उससे पहले थोड़ा आपकी जर्नी को समझते हैं. So Anand, where were you born? कहाँ पे आप पैदा हुए थे? आप थोड़ा वहाँ से बताओ. अच्छा, तो आई वॉज बॉर्न इन हावड़ा। हावड़ा ब्रिज. हावड़ा वो ब्रिज, एक मूवी थी ना, हावड़ा ब्रिज पे लटकी हुई लाश है समथिंग. बिल्कुल। तो आई वॉज बॉर्न इन हावड़ा, इट्स इन वेस्ट बंगाल, और मेरी अपब्रिंगिंग हुई है जोधपुर, राजस्थान में। तो ये कैसे हुआ? तो मेरे दो टू ऑपोजिट साइड्स ना. हाँ, तो माई फादर ही गॉट अ गवर्नमेंट जॉब इन राजस्थान। क्या कर रहे थे? वहाँ पे वहाँ पे एक डिपार्टमेंट होता है, ग्राउंड वाटर्स डिपार्टमेंट। राजस्थान में इरिगेशन नहीं, अंडरग्राउंड पानी आप सींचने वाला. जहाँ जहाँ अंडरग्राउंड पानी है पता लगाइए जी. और कनेक्शन Okay. बैठाइए जिससे घरों में पानी आ सके, क्योंकि उस जमाने में ग्राउंड. ये ग्राउंड पे पानी राजस्थान में इतना था नहीं, तो पूरा पानी अंडरग्राउंड से। तो आपके फादर की क्या क्वालिफिकेशन थी जो वो करते? ही वॉज अ बीकॉम ग्रेजुएट और ही जॉइंड एज अ क्लर्क। ओके. अच्छा. तो ही मूव्ड अप द लैडर. हाँ, विद इन आप एज अ क्लर्क जितना आप ऊपर चढ़ सकते हैं, हाँ, समझ गए. पर बट ही यूज्ड टू आई थिंक अर्न एनफ टू गिव अस अ गुड अपब्रिंगिंग। तो मजे किया बचपन में आपने? हाँ, बहुत मजे किए। तो राजस्थान में मतलब क्या डिफरेंट, आप राजस्थान कितनी एज में मूव किए थे? नहीं, मेरा जन्म होने के बाद ही नर्सरी से लेके इंजीनियरिंग तक राजस्थान। तो आर यू मोर बंगाली और आर यू मोर राजस्थानी? आई एम मोर राजस्थानी देन बंगाली। Interesting. Perfect. So your schooling happened in Rajasthan. And how were you as a student? आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। तो सभी बोलते हैं, सच बताओ. नहीं, मैं एक्चुअली मैं पढ़ाई वढ़ाई करते थे आप? पढ़ाई वढ़ाई करता था, जनरली चीटिंग भी करते थे? चीटिंग नहीं करता था। नहीं? नहीं करता था। जब बड़ा हुआ तब एक दो बार किया होगा, लेकिन बचपन में नहीं किया नहीं. चीटिंग। फॉर द फर्स्ट फ्यू इयर्स क्लास में फर्स्ट आता था। जी. अच्छा. उसके बाद सेकंड थर्ड भी आना शुरू किया। आज ऐसे लोग आने शुरू हो गए जो मुझसे बेहतर थे। आप क्लास में फर्स्ट जब आते थे, आई एम जस्ट क्यूरियस, डिड यू एवर थिंक कि मैं सबसे स्पेशल हूँ? ऐसा कभी लगा आपको, या आपको कभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था खुद के ऊपर कि मैं इतना बड़ा बन जाऊंगा, मैं ऐसा कुछ करूंगा? या तो जब फर्स्ट आते तो लगता नहीं यार, अब तो मैं चेंज करने वाला हूँ दुनिया? नहीं, उस जमाने में तो ऐसी कोई सोच थी भी नहीं। मतलब क्या आपकी एस्पिरेशन थी कि जिंदगी में क्या बेस्ट होता? मतलब अगर इफ आई टॉक टू आनंद हु वाज 13, फॉर हिम व्हाट डू यू थिंक सक्सेस वुड मीन? 13 की एज में तो सक्सेस मेरे लिए था कि मैं बहुत अच्छा खेल कूद करूँ। आई यूज्ड टू लाइक फुटबॉल एंड क्रिकेट। तो पढ़ाई लिखाई उस ज़माने में इसलिए करता था कि यार लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था। अगर पढ़ाई नहीं करूँगा तो एक कार कैसे खरीदूंगा, अपना घर कैसे बनाऊंगा। पढ़ाई वॉज अबाउट स्मॉल एस्पिरेशन, स्मॉल टिक पॉइंट्स यू वांटेड इन योर लाइफ. पढ़ाई इसलिए करता था कि यार एक अच्छी ज़िंदगी जीनी जी. मैं जब बड़ा हो रहा था 13-14 साल में, एस्पिरेशन ये नहीं था कि मुझे साइंटिस्ट बनना है कुछ भी नहीं था. या फिर बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है। खेल कूद में का बहुत शौक था। पढ़ाई करता था कि क्योंकि ये
शायद घर में ये था कि ये अगर पढ़ाई, अगर जैसे बोलते हैं ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनेगे खराब, आई थिंक वो हाँ। बोला जाता था हाँ। कि पढ़ाई लिखो नहीं करोगे। एग्जाम्पल्स भी ऐसे दिए जाते थे जी। कि हमारे कोई फैमिली फ्रेंड है, उनका बेटा आईआईटी में चला गया तो देखो वो हम्म। आईआईटी गया है या वो सीए बन गया है। हम्म। तो जो कोटा का इन्फ्लुएंस बहुत रहता है ना राजस्थान में, बहुत रहता है। तो आपकी लाइफ में भी रहा कुछ कोटा का हाँ, मैं इन्फ्लुएंस? कोटा गया भी था, अच्छा, पर मैं 1 महीने में वापस भी आ गया क्यों? था। ये थोड़ा बताओ इस बारे में, ये तो क्या हुआ? जब कब गए मैं थे, क्या एज थी? मैं 14-15 साल के एज में, जब मैं अपना 11वीं में था, तो मैं तो बंसल क्लासेस थे होंगे। हाँ, बंसल में मेरा हुआ नहीं था, मैं करियर पॉइंट किया था। अच्छा, तो एग्ज़ाम होते हैं, बंसल में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो कौन से बैच में थे करियर पॉइंट में? वो था ना A1 2। ये शायद पीछे की तरफ था। अच्छा। पीछे की तरफ होने का कारण भी था कि मैं बहुत लेट गया था। मुझे मतलब बेसिकली मेरे पापा ने फोर्स किया कि जाके वहाँ पढ़ोगे तो कुछ कर पाओगे। तो आईआईटी में हो जाएगा। पर उस ज़माने में मेरा एस्पिरेशन नहीं था इतना, कि मैं इतना सोच नहीं पा रहा था कि मुझे, मतलब मेरा एस्पिरेशन नहीं था आईआईटी वाईटी जाने का। ये रीजन था या थोड़े आपको लगता है कि आप उस जमाने में यू आर नॉट दैट हार्ड वर्किंग? आई एम आस्किंग, हार्ड वर्किंग इन स्पोर्ट्स प्रॉब्ली। आई पढ़ाई में इतना आपका दिल नहीं लगता? इंजीनियरिंग कॉलेज में या फिर कॉलेज में भी, जैसा मैंने बोला, मेरा उस ज़माने में कि यार कैसे मैं अपनी स्कूल टीम में खेलूँ, स्कूल टीम में फुटबॉल खेलूँ, हॉकी खेलूँ, वो वाज मोर एक्साइटिंग देन एक्चुअली Fair enough. मे बी डूइंग वेल इन स्टडीज़। तो माय तो कोटा फोकस गया? वाज, तो कोटा गया। कोटा में जाके मेरे जो बैचमेट थे अलवर से थे, अच्छा, वो भी राजस्थान में है ना अलवर? हाँ अलवर, तो वो 3-4 महीने पहले आ चुके थे, पढ़ाई कर रहे थे। तो जब मैंने उनकी किताबें देखी, इतनी बड़ी बड़ी फिजिक्स तो भाई नहीं होगा, हम अपने से नहीं होगा। डर गया कि यार इतनी मोटी किताबें मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। तो मैंने फिर एक बहाना बनाया, मेरे फादर को बोला कि तबीयत खराब है। नहीं, यहाँ पे कुछ एनवायरनमेंट इज़ नॉट टू गुड एंड संगत खराब है। यहाँ पे देयर इज सम रिस्क एक्सेट्रा। क्या क्या रिस्क, थोड़ा समझाओ। मैंने शायद बोला था कि नीचे झगड़ा, मैंने देखा झगड़ा हुआ, किसी ने चाकूबाजी की वगैरह कुछ। मैंने मम्मी तो फिर छोड़, फिर तो नहीं, मेरे पिताजी एक्चुअली वो थोड़े डर गए। समझ। वो अगले दिन ही आ गए मेरे को पिक करने के लिए कि नहीं नहीं बेटे को। तो मैंने, उनको अब पता है रियलिटी क्या थी? नहीं उनको बाद में पता चल गया। मेरे पिताजी ही पास्ड अवे इन 2003, बट आई थिंक उनको मैंने फिर, आई थिंक वो समझ गए थे कि मैं झूठ बोला है। तो फिर मैं अगर सच बोलूँ तो मैं आईआईटी के मैं कोटा जाके डर गया था कि इतनी पढ़ाई करके मैं, एंड आई प्रॉब्ली आई वाज, देयर वाज अ फियर ऑफ फेलियर, क्योंकि आईआईटी में होना आसान नहीं है। राइट। तो मैंने एक शॉर्टकट मार के झूठ बोल के वापस इफ यू घर आ कुड गया। गो बैक इन टाइम, वुड यू डू द सेम थिंग? If I go back in time, Just about that instance, do you think you could have like और perseverance हो सकती थी अगर आपसे पूछूं? perseverance, उस पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर की बात करो। सी, अगर मुझे वाकई में आईआईटी में जाना होता तो आई वुड हैव नॉट गॉन सो लेट इन द समझ गेम। गया। मैं शायद 2 साल पहले ही चला जाता। पर आपको कभी रुचि थी ही नहीं, आपकी कभी इंटरेस्ट इतना था ही नहीं कि आईआईटी जाऊं, तो फिर कॉलेज कहाँ गए आप? फिर मैं तो राजस्थान में एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, इट्स कॉल्ड राजस्थान पीईटी। तो वहाँ पे, और वो लीक वीक भी बहुत होता है, मैंने सुना है वो, अभी न्यूज़ में भी रिसेंटली हर्ड। उस जमाने में नहीं होता था, अभी बहुत साल हो गए। आई वेंट टू इंजीनियरिंग इन 1997। तो उस जमाने में नहीं होता था, उस समय मैं पैदा भी नहीं होता था। तो उस जमाने में सीट्स भी बहुत कम होती थी, 300-400। और रिजर्वेशन थी? रिजर्वेशन तो थी। तो जनरल कैटेगरी के लिए, मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ, जनरल लोगों के लिए सीट ज़्यादा थी नहीं। तो मेरे को मेरी रैंक के हिसाब से, सो आपने बोला लीक, उस साल एक्चुअली आईआईटी का पेपर लीक हुआ था। अच्छा। तो आईआईटी के लोगों ने यहाँ भी एग्ज़ाम दिया, वहाँ भी एग्ज़ाम दिया, बट अल्टीमेटली मुझे, आई ऑल्सो वांटेड टू टेक अ सीट इन जोधपुर ओनली, कि भाई घर पे रह के ही पढ़ाई करेंगे। तो फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैंने, MBM इंजीनियरिंग कॉलेज, इट्स अ डीम्ड यूनिवर्सिटी। सो आनंद, अगर हम देखें, मोस्ट ऑफ द पीपल दे वांट टू स्टेप आउट ऑफ देयर हाउसेस during their college time because they become more independent or they have more fun, so on and so forth. And we have seen with data that it actually plays a role in you becoming more independent. आप तो जोधपुर में ही थे, तो आपको मतलब कैसा एक्सपीरियंस है? घर भी पास में, कॉलेज भी पास में, आपको कभी लगा वो मिस कर दिया आपने, वो हॉस्टल एक्सपीरियंस हो? मिस किया मैंने, काफ़ी मिस किया। दोस्त नहीं, वो इतनी गहरी दोस्ती नहीं बन पाई?
दोस्ती तो बनी, लेकिन अभी भी बहुत सारे मेरे इंजीनियरिंग के दोस्त बैंगलोर में रहते हैं, तो अभी भी दोस्ती है। और कॉलेज लाइफ मैंने गुजारा भी फॉर माय एमबीए, लेकिन वो 4 साल इफ़ आई गो बैक आई शुड हैव टेकन अप, सो आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू फॉर एग्जांपल जॉइन एनआईटी जयपुर और एनआईटी इलाहाबाद, मुझे ले लेना चाहिए था। एनआईटी तो बड़ा ब्रांड है मतलब। तो मैं नहीं लिया क्योंकि आई वॉज वरिड कि यार, सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, मेरी पूरी इंजीनियरिंग में जो पैसे खर्च हुए हैं वो 12,000 रुपये। कैसे? गवर्नमेंट कॉलेज है ना, 3,000 रुपये पर साल। और अकोमोडेशन भी घर में हो गई, तो वो भी कुछ रेंट भी कुछ। मैंने इंजीनियरिंग की है 12,000 रुपये में। वाह। तो मुझे ये डर था। तो पैसा एक बड़ी चीज थी जब आप बचपन में थे, आप लोग पैसे को एक बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जिस तरीके से देखते थे, मतलब लिमिटेड अमाउंट ऑफ बजट में रहते थे आप लोग। बजट में गवर्नमेंट जॉब क्लर्क की सैलरी 10-12 हज़ार रुपये उस जमाने में। इट्स नॉट दैट है, अभी भी कुछ बहुत। हाँ मतलब उस जमाने का 10-12 हज़ार अभी शायद मान लो 30,000 आप 30-40 हज़ार रुपये होगा। तो आपके पास आपको फैमिली को मेंटेन करना नॉट इजी। तो एजुकेशन है, ये है। तो मेरे पापा ने मुझे क्लियर किया था कि देखो, अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो मैं आपको प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में तो नहीं भेज सकता हूँ। उस ज़माने में भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का खर्चा होता था 3-4 लाख रुपए। आई एम सेइंग 1997, आज की तारीख में शायद 50 लाख 1 करोड़ होता होगा। तो मेरे आई वॉज मेरे दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था कि यार अगर मैं कहीं और जाके लूँ, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, मुझे शायद मैं थोड़ा शायद होमसिक भी था, ऐसा नहीं है। और मैंने कभी पूछा भी नहीं कि अगर मैं इलाहाबाद ले लूँ या जयपुर ले लूँ तो शायद 40-50 हज़ार रुपये खर्च होंगे, वुड यू बी एबल टू स्पेंड। मुझे एक चीज़ आप बताओ, कई लोग होते हैं और ये ना बड़ी कॉमन चीज़ है कि व्हेन दे आर अबाउट टू गेट इनटू कॉलेज एंड ऑल, दे रियलाइज कि हाउ फाइनेंशियली आर दे एज अपोज टू द ओवरऑल वर्ल्ड, एंड दैट्स द टाइम वेयर दे हैव अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट कमिंग कि यार क्या है यार, काश मेरे पापा ये कर रहे होते, काश मेरी मम्मी ये कर रही होती, मैं भी उस कॉलेज में जा पाता। आपके दिमाग में कभी नहीं आया था ऐसा? रिजेंटमेंट होता तो था। ह्यूमन बीइंग। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, एक इंसिडेंट था स्कूल में, जब मेरे क्लास में जो मेरी टीचर थी वो मेरे फादर के चीफ इंजीनियर की वाइफ थी, आपके फादर के बॉस की? सुपर बॉस की वाइफ। तो मुझे थोड़ा लगता था कि यार मैं आई एम अ सन ऑफ अ क्लर्क, एंड तो ऐसा लगता था कि यार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके फादर्स AEN वगैरह हैं, मतलब इंजीनियर्स हैं, माय फादर इज़ अ क्लर्क। उस ज़माने में लगता था कि एम आई अनलकी बीइंग बोर्न इन दिस फैमिली। बट इफ आप लाइफ को देखो तो आई थिंक सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी आपके लिए उस ज़माने में लगता था। तो मैं यही मतलब माय मैसेज हियर इज कि लॉट ऑफ पीपल हु आर वाचिंग दिस, दे आर एट दैट स्टेज वेयर दे कैन इजीली ब्लेम समवन, कि अपने इजीली पेरेंट्स को ब्लेम कर दो कि मैं आज इस वजह से, उनकी वजह से हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल सी बेसिकली इफ आई लुक बैक राइट, एजुकेशन हमारे घर में बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर मेरे पापा ने और मम्मी ने बचपन में अगर ये नहीं बोला होता कि देखो पढ़ाई लिखाई करनी है, तो आज आप यहाँ नहीं होते। तो आज मैं यहाँ नहीं होता। ऑब्वियसली मैं आज यहाँ भी हूँ, उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है, जी जी, लेकिन मेरे मॉम एंड डैड का हाथ बहुत है, क्योंकि उन्होंने बोला पढ़ाई लिखाई करनी है, एकेडमिकली अच्छा करना है, क्योंकि अगर आप एकेडमिकली अच्छा नहीं करोगे तो ऑप्शंस कम हो जाएंगे। देन यू हैव टू आल्सो कंटिन्यू टू हैव द सेम लाइफस्टाइल दैट वी यूज्ड टू हैव मेनी इयर्स बैक। तो कॉलेज में आप पढ़े 4 साल? कॉलेज में पढ़ा 4 साल के बाद फिर आपकी कैंपस पे प्लेसमेंट कहाँ लगी? टाटा स्टील में, जमशेदपुर। और जमशेदपुर के पास एक और जगह है उड़ीसा। तो आई ग्रेजुएटेड एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, एंड टाटा स्टील ज्वाइन करने के बाद देर आर जनरली स्टील मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, जो प्लांट होते हैं इट इज़ सेटअप क्लोजर टू वेयर द माइंस आर। फंडा इसका पूरी सप्लाई चेन एक ही जगह पे होती है ना, कमर्शियल वेंडर्स भी सारे वहीं पे होते हैं। सप्लाई चेन एक बात है, दूसरा है कि अगर आप 100 किलो का आयरन ओर निकाल रहे हो, ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आप अगर 100 किलो का आयरन ओर मूव करोगे और फिर स्टील बनाओगे जिससे 5 किलो स्टील बनेगी, आपने 100 किलो मूव किया, समझ गया मैं, तो कॉस्ट हो गया ना। इसलिए सोर्स पे ही आप ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, वैल्यू एडिशन सोर्स पे करना जरूरी होता है। इसलिए द लोकेशन इज नथिंग टू डू विथ कि बड़े शहरों में बनाना है, इट हैज टू बी वेयर द माइन इज। तो मैं बहुत छोटे छोटे जगह में रहा हूँ। जमशेदपुर दैट टाइम बहुत बड़ा शहर था, बहुत बड़ा शहर था तब भी, अब तो बहुत बड़ा हो गया, तब भी बड़ा था ना। हाँ, पर मैं जमशेदपुर में 6 महीने के लिए था। मैं उड़ीसा में छोटी छोटी जगह हैं जैसे सुकिंदा, जोडा,
आप कभी आपने नाम नहीं सुना होगा, बट वेरी स्मॉल प्लेसेस, बट दे आर ओनली नोन फॉर हैविंग बिग माइंड्स ऑफ टाटा स्टील उस जमाने में। और तो वहाँ पे एज अ मैनेजर ज्वाइन किया। स्ट्रेट एज अ मैनेजर? हाँ, जीटी के बाद सीधा आप इंजीनियरिंग मैनेजर बन जाते हो वहाँ अच्छा। पे, ग्रेजुएट इंजीनियर। तो कैसा लगा आपको कि थोड़ा एक वो आ गया होगा कि यार 3-4 लोग अपना, कितने लोग थे रिपोर्ट में? 10-12 लोग थे। तो भाई फिर तो आप क्या 23 साल 24 साल के हो गए आप? हाँ, उस समय मैं 23 साल का था। तो अब कंसिडरिंग आप जहाँ से आए थे, तो आपको लगा नहीं यार आई हैव अराइव्ड इन लाइफ? ऐसी लगा कुछ? लगा क्योंकि आई थिंक मेरी पहली सैलरी वाज मोर देन माय फादर्स सैलरी एट दैट टाइम। हाउ प्राउड वाज ही एट दैट टाइम? वेरी वेरी प्राउड, वेरी वेरी प्राउड, सुपर। कैसे, थोड़ा कुछ इंस्टेंस बताओ आप कुछ। नहीं नहीं, मतलब आपको उनकी आंखों में दिखता है कि वो सुपर प्राउड। अब जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, मुझे उनकी चिंताएं भी दिख रही थी, और जब मिल गई तो कितने खुश थे वो भी दिख रहा था। तो बहुत फुलफिलिंग रहा होगा आपके लिए। हाँ, उस समय मैंने इतना केयर नहीं किया। आज सोचते हो? आज सोचता हूँ कि हाँ, बहुत फुलफिलिंग रहा। उस समय आप केयर नहीं करते इतना, शायद मैंने नहीं किया था इतना कि क्या ऐसे कर रहे हैं मेरे पापा। तो उन्होंने पेड़े वेड़े बढ़वाए होंगे, कुछ मिठाई विठाई? हाँ, सब जगह किया होगा। तो मैं तो सो फिर मैं सो एट द एज ऑफ 23 आई लेफ्ट जोधपुर। उसके बाद तो दैट वाज ट्रूली व्हेन आई बिकेम इंडिपेंडेंट। और मैं जमशेदपुर में 3 साल था। अच्छा। मतलब टाटा स्टील में 3 साल था, जमशेदपुर में भी था। वहाँ पे मैं अपनी जो मेरी वाइफ है अभी, उनसे मिला। वो कैसे मिले? उन्होंने भी ज्वाइन किया था टाटा स्टील एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। शी ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ वेरी humble background, and I met her through one of our common friends, and तो जमशेदपुर पे होता कैसे, मुझे थोड़ा समझना है। जमशेदपुर में देखिए, सोशलाइजिंग कैसे होती है? तो जमशेदपुर इज कॉल्ड अ टाउनशिप। हाँ। द हाउसिंग, इंडस्ट्रियल टाउन। इट्स एन इंडस्ट्रियल टाउन, बट उसकी हाउसिंग बोलो, उसकी Schooling. स्कूलिंग बोलो, इट इज ऑल मेंटेन्ड एंड मैनेज्ड बाय Tata टाटा ग्रुप, राइट। तो क्लब कल्चर बहुत होता है टाटाज में। तो क्लब कल्चर थोड़ा मतलब जैसे लोग बैचलर होते हैं ना, तो समझ गया। आप या फिर उस टाउनशिप के बाहर ना गांव है या फिर जंगल है, गांव भी नहीं है, तो आपको जो घुल मिलना है, योर सोशल सर्कल एंड योर प्रोफेशनल सर्कल इज द सेम। इज इट अ गुड थिंग? इट्स इंटरेस्टिंग। अ इंटरेस्टिंग थिंग। गुड नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि देन सी आप, अगर आपका बॉस की वाइफ आपके साथ क्लब हाउस में मिल रही है, तो हायरार्की फिर ना क्लब सोशल सर्कल में भी हायरार्की आ जाती है, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो इट्स डिपेंड्स हाउ डू यू सी। I have heard about Tata that it is a very colonial. A lot of things about Tata Group that are sort of colonial. कॉलोनियल का मतलब? Colonial का मतलब जैसे जो hierarchy की आपने बात बोली, जो क्लब सिस्टम की आपने बात बोली, थोड़ा सा ये colonial mindset है. There are a million good things about Tata. I'm not debating on that. I'm trying to understand जो आपने बात बोली hierarchy की, एक क्लब्स हैं, ये फील हुई थी आपको कुछ की? नहीं, देखिए उस जमाने में मैं तो अपने मेरी पहली नौकरी में था, सब कुछ ही अच्छा, तो सब कुछ अच्छा ही था। nothing to compare with. एंड नाउ दैट आई हैव 20+ years एक्सपीरियंस, राइट, हायरार्की के मेरिट्स भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो हायरार्की कुछ कुछ लोगों के लिए बहुत काम करती है, कुछ कुछ लोगों के लिए नहीं करती है। पर्सनली मुझे हायरार्की ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं खुद भी ना, तो मैं खुद बॉस वाले ऑर्डर्स देना पसंद करता हूँ, आप चिल रहते हो। तो बट कमिंग बैक टू टाटा स्टील, वहाँ पे हायरार्की थी, पर वहाँ पे मेरिटोक्रेसी भी बहुत थी। और टू बी ऑनेस्ट विथ यू, रेस्पेक्टिंग पीपल, सो रेस्पेक्ट फॉर पीपल, कम्युनिकेटिंग विथ रेस्पेक्ट, ये जो फाउंडेशंस जो मैं आज भी कैरी करता हूँ, ये मैंने टाटा में ही सीखा है। वहाँ पे जेन्युइनली कुछ एग्जांपल दे सकते हो आप हमें कुछ? टाटास के बहुत एग्जांपल हैं, जैसे एक ऑनेस्टी पे और एक रेस्पेक्टिंग पीपल। पूरा झारखंड का जो एरिया है, उसका पूरा डेवलपमेंट, इट वाज अ ट्राइबल एरिया, उसका पूरा डेवलपमेंट टाटास ने किया है। अच्छा। पूरा तो देखिए, वो चाहते तो सिर्फ अपना पैसे बना के नहीं हो सकते, पर उन्होंने बहुत कुछ किया है। Really? बहुत कुछ किया है उस द एरिया दैट हैज बीन बिल्ट अराउंड। और सोशल वर्क बोलो आप, कुछ लोग तो बोलते हैं, बोलने के लिए बोलते हैं, टाटा इतना बोलते नहीं है, बहुत कुछ किया है। तो बहुत रिस्पेक्ट करते हो टाटा को? बहुत रिस्पेक्ट करता So if someone starts their career in a Tata Group company, you think it's a good idea? हूँ। वेरी गुड आइडिया। Interesting. सो आई हैव ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट फॉर टाटा ग्रुप। सी, हर ग्रुप की अपनी लिमिटेशंस होती है, लेकिन जहाँ क्रेडिट है वो है। मैंने जो सीखा है, रिस्पेक्ट फॉर पीपल, अपने इन्वायरमेंट की रिस्पेक्ट करना, अपने कलीग्स की रिस्पेक्ट करना, अपने लोगों की रिस्पेक्ट करना, वो मेरा फाउंडेशन वहाँ बना था।
वो फाउंडेशन में अभी भी आई टेक प्राइड इन दैट फाउंडेशन। तो फिर टाटा के बाद क्या हुआ? तो टाटा के बाद तो उस ज़माने में मुझे आई वॉज क्लियर कि मुझे स्टील मैन्युफैक्चरिंग में करियर नहीं बनाना। क्यों? बोरिंग था काफ़ी, मेरे लिए बोरिंग था, है ना। समझ गया। मेटलर्जिस्ट मेरे बहुत सारे दोस्त थे। मेटलर्जी एक स्पेशल साइंस होता है कि आप स्टील कैसे Yeah. बनाओ, बट स्टील में अब कितना ग्लैमर होगा, तो मुझे इतना मेरा किक नहीं मिली। मुझे किक नहीं मिली। तो मुझे उस ज़माने में करना था एडवर्टाइजिंग, ये एडवर्टाइजिंग क्यों करना था? क्योंकि मैं अपने आप को टीवी पे एड्स ज़्यादा देखते थे आप? मुझे मैं अपने आप को क्रिएटिव मानता हूँ या नहीं हूँ अलग बात है, लेकिन मानता हूँ कि मैं क्रिएटिवली मैं हाँ। अच्छा हूँ, हाँ। खुद की सोच रखता हूँ, अलग सोच रखता हूँ, तो मुझे लगा एडवर्टाइजिंग करना चाहिए। And if I'm not wrong, 2002, 2003 में lot of 24/7 channels sort of came into the play. थोड़ा जो इंडियन टीवी था वो भी बहुत इवॉल्व कर रहा था, बहुत फास्ट। स्टार वाज गेटिंग अग्रेसिव। जी वगैरह, स्टार हाँ। वगैरह सब आ गए थे, उससे पहले ही आ गए थे। तो एडवर्टाइजिंग काफी कुछ मूव कर रहा था उस जमाने में। हाँ, मैंने आई थिंक मेरी इंजीनियरिंग में मैंने देखा था कुछ लोगों ने एडवर्टाइजिंग के एमबीए करने शुरू कर दिए थे, तो मुझे लगा कि यार मुझे इट्स एडवर्टाइजिंग। अ कूल प्लेस। तो फिर मैंने कैट के लिए अपियर किया, XLRI के लिए अपियर किया, काफ़ी सारे कॉलेज में अपियर किया, 3-4 जगह में हुआ, कैट में नहीं हुआ था। तो आउट ऑफ दोज ऑप्शंस जो एक कॉलेज मुझे बहुत पसंद था वो था माइका अहमदाबाद। इट्स कॉल्ड मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन Yeah. अहमदाबाद। इट्स अ रेप्यूटेड Obviously. स्कूल फॉर मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, एडवर्टाइजिंग, मीडिया। तो मैंने, और जनरली मुझे एक्चुअली उनके जो इंटरव्यू में उनका जो पैनल था, उन्होंने बोला था यार तू 3 साल का एक्सपीरियंस है, इंजीनियरिंग कर रहा है, तू माइका क्यों आना चाहता है। बट मैं एक्चुअली लॉट ऑफ पीपल डिस्करेज मी कि यार घर वालों ने तो किया 100%। नहीं, घर वाले सो 2003 में माय फादर पास्ड अवे, सो आई वाज एंड आई left and I joined my MBA in 2004. तो my mother was not even worried about मैं क्या choices कर रहा हूँ। She was too तो upset एक चीज़ about- पूछना चाहता हूँ, थोड़ा पर्सनल रहेगा, बट जैसे आपके फादर जो थे उस टाइम पे उनका वो हो गया, तो आप मायका गए, तो ऐसा था कि थोड़ा आपका माइंड भी आपको रिफ्रेश करना था, वाले कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ ऐसा वाज इट अ पर्सनल आल्सो थिंग कि फैमिली में कुछ हो रहा था तो, और वाज इट लाइक जस्ट अदरवाइज कि मेरे को मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग देखनी है? नहीं, उस ज़माने में 2-3 चीज़ें थी। मैं पर्सनल भी तो इफेक्ट करता है नहीं? फ़र्क पड़ता है, पर मैं काफ़ी थोड़ा इंडिपेंडेंट हो गया था उस समय। आई यू मैच्योर्ड फास्टर? आई मैच्योर्ड फास्टर। 25 साल की उम्र में मेरी शादी भी हो गई थी। तो जब मैं व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू डू एन MBA, तो माय गर्लफ्रेंड एंड नाउ वाइफ, उनको मैंने बोला था कि मुझे MBA करना है, मुझे स्टील मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, एंड शी इज़ वेरी सपोर्टिव। तो हर parents also wanted us to get married because we were Sure. we were living in a different city. They said शादी कर लो, तो we got married also. In fact, मेरी शादी होने के कुछ महीने पहले ही my father passed away. So all of those things happened. But I was very focused कि मुझे करना है, मतलब I was very aspirational. तो डिटरमिनेशन और बढ़ गई होगी मुझे लगता है कि मुझे करना है कुछ लाइफ में। तो then I made a choice कि let's take the shot and quit the job and joined the B school. My wife had said she's going to support me financially if she needs any help, etc. तो मैंने एक छोटा सा एजुकेशन लोन लिया with her being the guarantor, because I can't be the guarantor. अच्छा। Guarantor has to be Wow. somebody who's working, right? तो and then I went to माइका अहमदाबाद, and वहाँ पे मैं 1.5 साल रहे? 2 साल वहाँ 2 था, साल। और वहीं से certain incidents happens जहाँ पे my journey with analytics and data science started. ये मेरे को समझ नहीं आता कि कई लोग मार्केटिंग बैकग्राउंड, आई हैव सीन सो मेनी ऑफ देम हु आर नाउ द बिगेस्ट लीडर इन एनालिटिक्स। कोरिलेशन क्या, सर्वे करते थे आप लोग, कोरिलेशन के डेटा सेट्स को देखते थे, व्हाट वाज द कोरिलेशन बाय ऑल ऑफ देम आर नाउ इनटू एनालिटिक्स एंड डूइंग सच बिग रोल्स? मैं सिर्फ अपने बारे में बोल सकता हूँ। हाँ, तो मार्केटिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स, हाउ डू यू लॉन्च योर प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। सो देयर इज हम जब मार्केटिंग पढ़ रहे थे तो उस ज़माने में एक फिलिप कोटलर बोल के एक बड़े फेमस मार्केटिंग जीनियस होते थे, वो बोलते थे कि यार आप 10 रुपये खर्च कर रहे हो, बट यू डू नॉट नो कि आपका पैसा, आर यू पुटिंग इट ऑन द राइट मीडिया, राइट। I met him once. You met him once. So I was interning with Dr. Jagdish Sheth. अच्छा। So have you heard of him? Yes, He's yes. a big marketing guru. Absolutely. We learned a lot from him. So I think he's very close to Philip Kotler. That's why.
वेरी नाइस. तो उस ज़माने में मार्केटिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था कि मार्केटिंग से आरओआई और एट्रीब्यूशन की कोई हवा नहीं थी. मतलब There was no math. there was no math in marketing. I'm saying in 2004-5. Yeah. Now It was all gut. all a lot of gut, right? But now when you look at Meta, Google, It's only in math. digital marketing is all math, right? So my proximity, my bias is generally towards math and logic. So one of the reasons when I did not pursue a career in advertising is because I met some senior folks in advertising who were giving their it's kind of like I'm the senior most guy in the room and I'm the guy who's making the most noise, and hence you have to Basically, the agency culture. agency, right? I mean, so what I saw back then, this is like 2004, it didn't suit my Style of working. style of work, my personality. Sure. My style of working is define an experiment, do a test, prove math and logic, right? So but thankfully उस ज़माने में माइका में नए नए कोर्सेज शुरू हुए थे. मीडिया उस ज़माने में डिजिटल मीडिया बहुत नया था. डिजिटल मीडिया शुरू हो गया था 2004 में. 2004 तो क्या होता था उस टाइम पर डिजिटल मीडिया? नया शुरू हुआ था ये. उस ज़माने में डिजिटल मीडिया करना शुरू किया था दैनिक जागरण ने, न्यूज़पेपर्स ने. अपनी वेबसाइट सबसे पहले उन लोगों ने खोली थी. तो इंडिया में उस ज़माने में जो न्यूज़पेपर एजेंसीज इनकी इन्वेंट्री, एड इन्वेंट्री ऑनलाइन. हाँ, उन्होंने डिजिटल मीडिया शुरू किया था. उस ज़माने में ई कॉमर्स नहीं आया था. आज की तारीख में अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, माइका के सबसे बड़े जो हायर करते हैं वो फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह ई कॉमर्स लोग हायर करते हैं, मेटा, गूगल वगैरह हायर करते हैं, क्योंकि अब तो बहुत बड़ा हो गया है ना. गेम ही चेंज. तो उसमें शुरू हो गया था और AC नीलसन हुआ, ये सब शुरू हो गया था. पर मार्केट रिसर्च भी था, रिसर्चिंग द मार्केट यूजिंग क्वांटिटेटिव टूल्स वगैरह वगैरह, एंड दैट एक्साइटेड मी कि यार इसमें तो थोड़ा मैथ्स है, थोड़ा डेटा है, थोड़ा ये है. तो मैंने फिर वो ले लिया. कहाँ पे लिया आपने? What was the first job? माई फर्स्ट जॉब वॉज विथ GE. उस ज़माने में वो G कैपिटल फिर जेनपैक बन गया. तो आई टुक माई फर्स्ट जॉब एज अ एनालिस्ट विथ GE. You won't believe this. I would have done at least 20 podcasts by now, and out of those 20, all of them are initially from two companies, either GE or Amex, who are doing an analytics. Because Very strong correlation. Amex, because Amex के पास बहुत सारा डेटा था उस ज़माने में भी, गुड़गांव में ऑफिस थे इन लोगों के. और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर जनरली टेक्नोलॉजी एनालिसिस एनालिटिक्स को लेके टॉर्च बियरर्स रहे हैं. Sure. तो बहुत सारे एनालिटिक्स लीडर्स इंडिया में और इंडिया के बाहर भी आइदर HP से आते हैं या Amex से आते हैं या फिर जेनपैक या GE से आते हैं. तो दुनिया काफ़ी छोटी है इन दैट सेंस, राइट. तो मैंने मेरी पहली जॉब जेनपैक में ली मैंने, और एक ऐसा सेक्टर पकड़ा जो मार्केटिंग नहीं था. मैटर ऑफ फेट, ऑल्दो आई स्पेशलाइज्ड इन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, मेरा पहला रोल था सप्लाई चेन में. सप्लाई चेन, और देन दूसरा रोल था मेरा सेल्स, मतलब एनालिटिक्स फॉर सप्लाई चेन, एनालिटिक्स फॉर सेल्स. तो वहाँ पे कौन से कस्टमर होते थे? जी कस्टमर. मेरे पहले साल में GE कस्टमर थे, बाद में बहुत सारे एज एक्सपेंशन स्टार्टेड. तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. हाउ डू यू हेल्प large sales leaders across the world evaluating difference between working in GE as opposed to working in Tata? क्योंकि कुछ हद तक ये बड़ी सिमिलर कंपनी है, कंग्लोमरेट्स हैं, थोड़ी ओल्ड स्कूल हैं, रिस्पेक्ट है इंडिविजुअल लोगों की. तो क्या मतलब आप आई वुड से काफ़ी हद तक सिमिलर भी हैं. ट्रेडिशनली हम इस तरीके से कर रहे हैं, वैल्यू ड्रिवन. तो वो सब सिमिलैरिटीज थी. वन थिंग दैट इज डिफरेंट फॉर GE वाज दे वर वेरी वेरी मैच्योर इन टेक एंड एनालिटिक्स, ahead of the time. तो that was they were very very mature, and of course that's how they had set up these practices. तो वहाँ पे सीखना शुरू किया फिर कि एनालिटिक्स क्या होता है. पढ़ने लिखने का शौक कंटिन्यू किया मैंने. तो उस ज़माने फिर एक सप्लाई चेन का एक कोर्स होता था जिससे आप सप्लाई चेन के डोमेन एक्सपर्ट बन सकते अच्छा. हो, अमेरिकन सर्टिफिकेशन. ऑनलाइन नहीं, ये जाके हम जाते थे IISc में एग्ज़ाम देने के लिए. अच्छा. IISc यशवंतपुर. तो आप बैंगलोर में ही थे? हाँ, 2006 में मेरी पहली जॉब.
तो जमशेदपुर में टाटा स्टील, 2 साल अहमदाबाद में माइका, 2006 में मैं बैंगलोर आ गया। समझ गई। तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी में ऑफिस हुआ करता था और तब तो बहुत छोटी इलेक्ट्रॉनिक सिटी तो बन रही होगी तब। इन्फोसिस था और ये थे, हाँ। 3-4 ही थे। अब तो इट्स सो डेवलप्ड। HP था। ये जो एक्सप्रेस वे बन रहा है वो हमारे आंखों के सामने बना है। तो वहाँ पे सीखना शुरू किया कि एनालिटिक्स क्या होता है। पर जी में जो एनालिटिक्स सीखा था वो फिर भी आई वुड से स्मॉल स्केल एनालिटिक्स, क्योंकि उस ज़माने में क्लाउड नहीं होता था। आप अगर कुछ भी करना, मेन फ्रेम पे सब आप जो भी करोगे सर्वर्स, On-prem। हाँ ऑन प्रेम सर्वर्स पे होता था। टूल्स होते थे, मिनी टैब, SPSS एक IBM का टूल होता था, और SAS बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी। अब इतनी बड़ी कंपनी रही नहीं, उतना स्वे नहीं है। इतना स्वे नहीं है। उस ज़माने में SAS में नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात है। SAS was like I had a monopoly with analytics software. I'm saying this is 2004 to 2010. SAS is like what AWS is today, or SAS is Really? like, yeah, absolutely. उस ज़माने में SAS की एंड टू एंड स्वीट थी पूरी, मतलब और भी प्रोडक्ट्स, काफी सारे प्रोडक्ट्स आपके। बट मोस्टली एनालिटिक्स के। तो मॉडलिंग करो, आप जो भी करना है, मतलब मशीन लर्निंग मॉडल डेवलपमेंट वगैरह वगैरह। तो जी में आप 3 साल रहे? मैं 3 साल था उसमें। तो फिर आप व्हाई डिड यू मूव टू WNS? एक तो पैसे कम मिल रहे थे, तो WNS में अच्छा रोल था। WNS में मुझे बोला गया कि बैंगलोर में एक नई एनालिटिक्स प्रैक्टिस सेट हो रही है, आप 2-3 अकाउंट लीड करोगे, तो और अच्छा इंक्रीमेंट मिल रहा था। WNS was not that big at that time, right? WNS was not big, but WNS acquired a boutique analytics company which was way ahead of this time, called Marketix. बड़ी फेमस कंपनी थी, बड़ी फेमस कंपनी थी। उनके जो फाउंडर्स वगैरह थे, इंडियन थी तो थे। इंदिरा नगर में उन्होंने शुरुआत की। तो WNS acquired them. कल्चर थोड़ा चेंज हुआ फिर आफ्टर एक्वायरिंग। कल्चर थोड़ा चेंज हुआ, बट इट वाज स्टिल डिसेंट। आई मीन द पीपल अराउंड मी फ्रॉम मार्केटिंग, दे वर ऑल Young, dynamic, स्मार्ट पीपल फ्रॉम IITs, IIMs वगैरह, ISI कलकत्ता। तो उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अच्छा, आपको ऐसा कभी लगा कि मैं IIT नहीं गया बस कंपेयर टू द काइंड ऑफ पीपल नाउ, तो आपको रिपोर्ट भी करते हैं, बट जब आपने अपना करियर शुरू किया, एज यू ग्रू, कि यार काश मेरे पास एक बड़ा ब्रांड होता है ऐसा IIT टाइप का? लगता तो है कभी लगता है, लेकिन बट क्या फर्क पड़ गया? कुछ नहीं पड़ा, मतलब I'm trying to- नहीं, देखो, अगर कभी आज की तारीख में इतना नहीं लगता है, पर एक ज़माने में, लाइक यू आस्क्ड मी, राइट, इफ़ आई गो बैक एंड शुड आई हैव स्टेड बैक इन कोटा एंड क्रैक्ड IIT, maybe I should have, right? But उसको लेके I don't lose my sleep nowadays, because तो इतना आजकल नहीं लगता है। But वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। ऑब्वियसली, बट थोड़ा बहुत आपको ब्रांड से फर्क तो, हेल्प तो मिलती है, 100%, राइट। आई मीन अगर पुश मिल जाता है। बिल्कुल अगर आप आपका नेटवर्क अलग होता है, और इट्स आपको, यू हैव एक्सेस टू अ मच बिगर स्ट्रॉन्गर नेटवर्क इफ यू आर, बट द गुड पार्ट टुडे इज कि ऐसा नहीं है कि अगर आप IIT से नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। आज की इंटरनेट के ज़माने में इन्फॉर्मेशन अब इजीली अवेलेबल है, नेटवर्किंग भी इजीली अवेलेबल है, राइट। आई मीन आप इंटरनेट में इतने सारे ग्रुप्स बन गए हैं, आप अगर आप में इच्छा है तो आप नेटवर्क किसी से भी कर सकते हो। अगर आपने मन बना लिया कि यार मुझे इलॉन मस्क से मिलना है, तो आई एम श्योर यू विल फाइंड अ वे। अब बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन आप मिल सकते हो, राइट, बिकॉज ही इज ऑन द इंटरनेट, यू आर ऑन द इंटरनेट, राइट। इफ यू हैव सेड समथिंग रियली important on Twitter which he notices, I'm sure he's going to contact you. पहले ऐसा नहीं होता था, अब तो काफी डेमोक्रेटाइज हो गया। If you could meet Elon Musk, what would you ask him? How is he so energetic? इतना एनर्जेटिक है, I think coffee. इतना एनर्जी है, इतना शार्प रहते हैं, क्या करते हैं वो, मतलब कुछ तो है। So आप WNS में 6 साल रहे? नहीं, 3 साल रहा। 3 साल। WNS में 3 साल था। WNS में मैंने सीखा हाउ डू यू सेल एनालिटिक्स, हाउ डू यू मैनेज। आई थिंक जी के टाइम पे आपको इतनी सेलिंग लगी नहीं होगी, बिकॉज उनकी ऑलरेडी ऑर्डर बुक जेनपैक्ट की जी थी, तो इतनी कोई मार्केट नहीं थी कि सेल्स लाओ। आई थिंक WNS में आपको पता लगा होगा कि रेवेन्यू के पीछे भागना है। रेवेन्यू के पीछे भागना है। जी के जो मेरे जो क्लाइंट होते थे, दे वर अवेयर, दे न्यू, उनको बेचना नहीं पड़ता था। उनको पता है एनालिटिक्स क्या होता आप भी एक जाते थे, टशन से जाते थे कि हाँ जी हम जी से आए हैं। है।
उनको पता है एनालिटिक्स क्या होता है. नाउ वी स्टार्टेड मूविंग इनटू क्लाइंट्स जिनको पहले आप समझाओ एनालिटिक्स क्या WNS क्या है? WNS क्या है, एनालिटिक्स क्या है, आप क्या क्या कर सकते हो. WNS was not as big a brand on analytics like Genpact. Today it is very big. Today it is very big. उस जमाने में बोल रहा हूँ मैं. नहीं, it was even then it was a big brand from a BPO perspective but not analytics. तो then I learned कि how do you sell analytics. Also how do you manage teams doing important marketing analytics, sales analytics out of remote locations like Bangalore for companies who are in US. I also learned how do you work with Americans, how do you work with. कैसा आपका experience? This was the first time you started working with Americans? No, I mean GE में भी किया? GE was American, but the journey started there. But यहाँ पर ज़्यादा direct involvement. यहाँ पे but GE has its own way, right? Now non-GE American clients, some UK clients. तो कैसा था experience? I learned मतलब एक चीज़ समझ गया कि आपके लिए लैंग्वेज बैरियर तो कभी नहीं था ना? आप इंग्लिश अच्छी थी शुरू से आपकी. इतनी तो थी कि बात कर सकें धीरे धीरे. इट वॉज नेवर अ बिग प्रॉब्लम, बट हाउ यू कम्युनिकेट विथ अमेरिकन्स इज वेरी डिफरेंट विथ हाउ यू कम्युनिकेट इन लेट्स से दिल्ली वाला. गिव एन एग्जांपल. अभी भी मेरे दोस्त हैं दिल्ली में, अगर मैं उनको बोलूँगा कि यार ये काम कब तक हो जाएगा, वो आपको एक ऐसा वो शायद बोलेगा कि यार मैं कल तक कर लूँगा, पर वो एक्चुअली होने वाला है 3 महीने में, है ना. या फिर वो अगर मैं बोलूँ कि यार हम लोग मान लो मिल रहे हैं कहीं पे किसी होटल में, तो मैं बोलूँगा तू कब तक आने वाला है, मतलब मैं रास्ते में ही हूँ, 3 मिनट दूर हूँ, 4 मिनट दूर हूँ, पर वो एक्चुअली 1 घंटा दूर है. बहुत होता है, बहुत अनोइंग है. पर ये दिस डजंट वर्क. यू व्हाट आई लर्नड वेरी क्विकली देयर इज कि एक तो वैल्यू ऑफ टाइम. बैड न्यूज़ भी है तो गिव द बैड न्यूज़. डोंट बी सुगरकोट. डोंट सुगरकोट. acknowledge there's a problem, Yeah. give the bad news, own up that we screwed up, and then Go for it. Say it's going to take 90 days, it's going to take 90 days, but Sure. don't say it's going to take 7 days when you know clearly it's going to take 90 days. Also answer the questions being asked. एक बहुत सारी चीज़ें अभी भी मैं लोगों को कोच करने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं कि आपने चाय पी ली क्या, तो आंसर क्या है, हाँ या ना. इतना ही आंसर है ना. लेकिन और अमेरिकन्स जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि आप यस या नो. यस एंड नो बोलो. हम लोग अगर हमको ना बोलना है तो हम पहले 3 मिनट में उसको एक्सप्लेन करते हैं ना क्यों है, और फिर बोलते हैं एंड में जाके कि ना अच्छा एक्चुअली मेरी मम्मी आ गई थी, चाय खत्म हो गई थी वगैरह वगैरह. तो दे डोंट अप्रिशिएट. बट ये थोड़ा हमारे कल्चर का पार्ट नहीं, जहाँ पे हम थोड़ा मतलब सॉर्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देते हैं हर चीज़ में. आई एम आस्किंग, मतलब एक्चुअली ऐसा बोला जाता है, लेकिन कॉर्पोरेट में वर्क नहीं करता. कॉर्पोरेट में ये चेंज हो रहा है. मतलब लोगों के पास टाइम ज़्यादा नहीं है. प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Go with a specific agenda. Ask 3 questions. Right. Try to wrap up your meeting in 15 minutes. ये जो पूरे 4 घंटे की मीटिंग चलाने की ज़रूरत है नहीं. तो कल्चरली अभी अमेरिकन्स कैसे, आई एम श्योर दे ऑल्सो कॉन्टेक्चुअलाइज आउटसाइड ऑफिस, बट इन ऑफिस दे एंड आई एम जनरलाइजिंग नाउ. अभी इंडिया में भी ऐसा शुरू हो गया है. I'll spend 7 hours, 6 hours in office, but I'm going to make use of my time. Sure. I'm not going to waste my time. So that's what I learned, that valuing respect for time, giving precise short answers. Broadly speaking, कि analytics तो करना है, लेकिन how do you communicate is also very important. And ये that's what I learned कि do good work, but also know how do you communicate your work. तो आप 6 साल रहे सर्विसेज कंपनी. 6 साल सर्विसेज कंपनी. तो सर्विसेज कंपनी के बारे में लोगों के दिमाग में बड़ी थॉट्स होती हैं, नेगेटिव्स ही होते हैं मेनली. तो कुछ नेगेटिव्स जो आपने देखे और कुछ पॉजिटिव्स यू वांट टू टॉक अबाउट. एंड आई अंडरस्टैंड ये बहुत पुरानी बात है, 10-12 साल हो गए, इवॉल्व हो गई होंगी, बट आपके एक्सपीरियंस के अंदर. तो पॉजिटिव से शुरुआत करते हैं. पॉजिटिव्स कि पहली बात तो उन्होंने मुझे नौकरी दी, तो वो पॉजिटिव है. दूसरा ये कि they're easier to crack. That's what you're saying, right? Compared to a productized company, it's easier to get into a service. अगर आप जेनरिकली बोलो तो मोटे तौर पे. अगर आप एक्सेप्शंस की बात करोगे तो बहुत सारे आजकल कितने सारे AI स्टार्टअप्स आ गए हैं जो AI सर्विसेज देते हैं, बहुत ही हाई एंड काम करते हैं. पर अगर आप जो बड़े बड़े सर्विसेज कंपनीज हैं ब्रॉड लेवल पे, वहाँ पे कंपेयर टू प्रोडक्ट कंपनी घुसना थोड़ा आसान रहता है. क्योंकि बट गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑन, अच्छा ये थी कि उनका जो
सी उनके लिए क्विकली लोगों को ट्रेन करके प्रोडक्टिव बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट्स हाउ दे अर्न मनी, राइट. बेंच पे ज़्यादा देर लोगों को बिठा नहीं सकते, तो उनका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है. सर्विसेज कंपनीज का ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत अच्छा रहता है. मेरी तो राय ये है कि अगर आपको किसी सर्विसेज का, अगर आप फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज हो और अगर आपको सर्विसेज कंपनी पसंद भी नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग के लिए तो चले जाओ वहाँ पे आपको, क्योंकि आपको सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा. लाइक इन्फोसिस मैसूर कैंपस इज रिनाउंड फॉर द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग दैट हैपेंस इन मैसूर कैंपस. मैं इतना क्लोज नहीं हूँ आजकल, पर मैं सुना है जनरली कि उनकी ट्रेनिंग एक ज़माने में बहुत अच्छी हुआ करती थी, अभी भी अच्छी होती होगी. तो उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है. दूसरा, आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स आर, आपको डॉलर पेइंग क्लाइंट्स चाहिए, यूरो पेइंग क्लाइंट्स चाहिए, तो आपको एक नया एक्सपोजर मिलता है कि हाउ डू यू वर्क with people of different cultures. Sure. And you also get an opportunity to then go and work out of India. Yeah. So these are the positives, right? Opportunities, of course, because you are a services company, you very have P&L centric. Very P&L centric. Innovation के लिए इतना scope नहीं रहता है अगर आप कुछ R&D project करना चाहते हो. But having said that, I think, like I said, like you qualified, that मेरी जो views हैं वो 10 साल पुरानी है. Change हो गया. As in my current role, I work with a lot of these partners, right? And I hear that all of them have set up their own in-house incubation centers. You have to. There's no option. Because they also know that सिर्फ लोग देखे काम नहीं होगा. You have to also give your ideas and solutions, accelerators, नया टर्म चला है आज की तारीख में. तो they are also learning. कितना दिखाने के लिए है, कितना रियल होता है, वो डिपेंड ऑन द कंपनी. पर I would say, so I'll tell you what my analysis is. So I partially agree with you that these guys have changed a bit, but आप देखोगे ना, इनकी रियल इनोवेशन हुई है इनऑर्गेनिक. ये कंपनियां खरीदते अच्छी हैं, इनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग होती हैं, सो दे हैव अ लॉट ऑफ मनी टू बाय न्यू कंपनीज, और वो बहुत अच्छी एक्विजिशंस करते हैं. बिकॉज ऑफ दैट दे आर रेलिवेंट and they will remain relevant. जो मेरी idea है. You sort of agree with that? I agree. I mean, the larger corporations, I think both services and products. If you look at the number of acquisitions that Google does, they also acquire a lot. So you are right. I mean, because these small startups of 15-20 people, what they have built by just staying focused for 2 years, they know that they won't be able to do that in a larger setup. And for you to really jump the queue and leapfrog, आप एक्विजिशन करना एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी रहती है. ये इम्पॉर्टेंट है. जैसे मैं आपको बोला कि WNS ने भी 2004 में एक्वायर किया था मार्केटिक्स को, क्योंकि एडवांस्ड मार्केटिंग एनालिटिक्स के लिए जानी जाती थी ये कंपनी. इसके क्लाइंट होते थे कोका कोला, पेप्सी, IBM, the biggest marketing brands, right? तो पर आपको फिर ये भी पता होना चाहिए कि उनको अक्वायर करके हाउ डू आई यूज देयर लर्निंग्स टू बिल्ड कैपेबिलिटी इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते. वो ट्रांजैक्शनली खरीद लेते हैं, बट दे डू नॉट नो कि नाउ ये ले लिया है, इसको भी मैं इसका एडवांटेज कैसे. आई थिंक एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कल्चर. ये कंपनियां बनी कल्चर की वजह से, एंड सर्विस कंपनी का कल्चर थोड़ा खराब होता है. सो इट्स बेस्ट टू कीप देम अ बिट अवे फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग कल्चर. तो एग्जिस्टिंग कल्चर तो आप चेंज कर नहीं सकते. So it's best to just keep a bit away, so that they can blossom on their own. They can blossom on their own. Also, how do you take their learnings, convert them into a process, so that if they leave, their learnings do not go away with them? Because there's a lot of attrition when you acquire such companies. Huge attrition. पहले 1 साल 2 साल में बहुत attrition. 30-40% attrition. So yeah. So then after WNS, Target happened. Yes. So I used to have a mentor in Genpact. उनका नाम है पंकज बागरी. अभी he is a vice president in Target. तो he introduced you to he introduced me to पंकज राय. पंकज काफी सीनियर. हर ऐसी I think ऐसी I would say almost every podcast we mention him because everyone knows him. नहीं, काफी बहुत अच्छे इंसान है. पंकज से मैं भी एक बार मिला हूँ 1 महीना पहले, और बहुत रनिंग भी करते हैं, तो काफ़ी फिट भी हैं. और उनसे मैं भी 1 महीना पहले मिला था, तो सो वार्म कि मिल के अच्छा लगता है उनसे. तो आई मीन आई एम रियली लकी दैट आई नो हिम, और आई गॉट टू नो हिम रिसेंटली. तो पंकज बागरी मेरे हाँ सर,
जी में हमने सीखा था, तो जी में सिक्स सिग्मा और लीन का बहुत फोकस होता था। आपने सुना है सिक्स सिग्मा? सुना बहुत है, थोड़ा बहुत आइडिया भी है. डम इट डाउन फॉर मी. व्हाट इज सिक्स सिग्मा? सो सिक्स सिग्मा का मतलब होता है हाउ डू यू रन अ डिफेक्ट फ्री प्रोसेस. सिक्स सिग्मा का मतलब होता है अगर आप एक प्रोसेस चला रहे हो, मान लो आप ये फ़ोन बना रहे हो, तो अगर आपने 1 मिलियन फ़ोन्स बनाए, Margin of error? द नंबर ऑफ डिफेक्टिव फ़ोन्स इज लेस देन 1. ये एक्यूरेट नंबर नहीं है, पर सिक्स सिग्मा इज बेसिकली दैट थ्रेशोल्ड. स्टैटिस्टिक्स में एक सिग्मा लेवल एसेंशियली मींस आपका थ्रेशोल्ड क्या है फॉर दैट डिस्ट्रीब्यूशन. तो सिक्स सिग्मा का जो जनरेशन हुआ कि यार हाउ डू यू build scalable defect free processes, right, which is quality, right? How do you ensure quality? Six Sigma is about quality. तो जापानीज लोग और अमेरिकन लोग अलग अलग काफ़ी सारे ऐसे टेक्निक्स लेके आते हैं कि हाउ डू यू बिल्ड. सिक्स सिग्मा अब भी यूज होता है. मुझे कुछ लोग कहते हैं अब इतनी रेलेवेंस थोड़ी कम हो गई है. अब भी जैसे आप सुनते होगे ना, ये मुंबई डब्बा वाला बोलते हैं 10 सिग्मा प्रोसेस है. उनके डिलीवरी सिस्टम में कोई डिफेक्ट नहीं होता है, बहुत कम डिफेक्ट होता है. तो सिक्स सिग्मा 6 स्टेप्स होते हैं? नहीं, सिग्मा लेवल इज अ थ्रेशोल्ड. मान लीजिए अगर आप बोलो 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा का मतलब मैं एक्यूरेट नंबर भी नहीं जानता हूँ, पर 3 सिग्मा का मतलब हो सकता है कि 1 मिलियन फ़ोन बनाए तो शायद 30 फ़ोन डिफेक्टिव थे. 6 सिग्मा मतलब 1 फ़ोन डिफेक्टिव था. 10 सिग्मा मतलब 0.1 डिफेक्टिव था. ये नंबर एक्यूरेट नहीं है. समझ गया. ब्रॉड लेवल पे जितने आप सिग्मा लेवल पे जाओगे उतने कम डिफेक्ट हैं आपके प्रोसेस में. तो हमको सिखाया गया कि हाउ डू यू, बड़ी लर्निंग, हाउ डू यू बिल्ड प्रोसेसेस दैट आर डिफेक्ट फ्री. आज भी आप यूज करते हो? बिल्कुल करते हैं. तो कुछ लोग सिक्स सिग्मा सर्टिफाइड ये सब कुछ भी होते हैं. वो लोग प्रैक्टिशनर्स होते हैं कि हाउ डू यू apply certain techniques to make your processes defect free, sure. or with very less defects, right? तो पंकज मेरे सिक्स सिग्मा के कोच थे. तो he used to like me and he still likes me as a student. तो उन्होंने मुझे रेफर किया टारगेट में कि I was looking out, और I was also looking out क्योंकि सर्विस से तंग आ गए थे. क्योंकि मैं सेल कर करके तंग आ गया था. मुझे आप प्रैक्टिशनर थे, आप बोल रहे थे मैं कहाँ सेल्स में. मैं इनोवेशन या फिर I wanted to get deep into 2-3 problems and really solve it as against getting after 15 problems at a superficial level. Got it. तो सेल्स में आपको ऐसा करना पड़ता है. तो I wanted to go deep into some areas, become a domain expert वगैरह. तो then I reached out to him and that's where I was interviewed by my current boss. His name is Mahesh Kalawai. So he interviewed me, a lot of people interviewed me, and I joined Target again to lead their distribution supply chains data science team. How big was the team then? Small team. मैं जब ज्वाइन किया था तब शायद 7-8 लोग थे, बट व्हेन आई लेफ्ट इट वाज अ 20 मेंबर टीम. और काफ़ी नाम भी कमाया, काफ़ी अच्छा काम, काफ़ी सारे पायनियरिंग काम अबाउट. So for those of you, Target basically US का एक बहुत बड़ा रिटेल ब्रांड है. Amazon, Walmart के बाद Target का नाम आता है, लोज भी है, द टॉप 5 में नाम आता है. तो दे आर नाउ प्रॉब्ली $100 billion बिजनेस एनुअल रेवेन्यू. तो आपको अपना वेयरहाउस कहाँ खोलना है, आपको अपना स्टोर कहाँ खोलना है, आपको ट्रक कैसे मूव होंगे, सो दैट इन्वेंट्री जो आपके शेल्फ में है वो स्टॉक आउट नहीं हो, इन्वेंट्री अवेलेबल रहे एट अ ऑप्टिमल कॉस्ट. I was talking to someone and they told me very interesting thing, right? Company like Target, Walmart, ये ऑनलाइन ऑफलाइन तो ऑब्वियसली है ही, ऑनलाइन भी एवरीवन पिवटेड, राइट? आजकल ओमनी चैनल, दैट्स द राइट, ओमनी चैनल. ना ओमनी चैनल में गेम ये होता है कि जो आपकी लर्निंग्स रही हैं ऑफ द ऑफलाइन पीस, यू शुड नॉट यूज देम फॉर योर ऑनलाइन पीस बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली डिफरेंट मार्केट्स. So again, at a broad level, when you are in Target, I know from a NDA viewpoint, you're not allowed to talk in too much in detail, but just at a broad level, how were you looking at e-commerce back in 2013, 2014? See, certain things I can talk about because I think it is publicly available in the internet, right? Basically, see, I'm talking about 2015-16. E-commerce was becoming very, very big in US. It was becoming a threat. A very, very big and threat for retailers, like retailers who were only present offline. And
Target, including Target, a lot of traditional retailers who did not have an online commerce present were losing market share from Amazon, and I've seen that, you know, the nervousness about how do you deal with Amazon, right? Because they are like super aggressive. Right. And their models are different, right? I mean, open large warehouses and deliver directly, so उनका channel अलग है, operating cost कम है वगैरह. तो Target took the challenge. They said we are not going to copy Amazon. Some really serious and very very brainy guys, very genius guys in Target said that, okay, let's talk about what Target has that Amazon doesn't have. And do you know what the answer is? The answer is Warehouse? that No. the front end distribution channel, basically Target Retail only. हाँ रिटेल पर वेयरहाउस तो एक बात हो गया, लेकिन टारगेट के नहीं करके 3-4 हज़ार बड़े बड़े स्टोर्स थे, बहुत बड़े स्टोर्स. ठीक है, वो अमेजोन के पास नहीं थे, वॉलमार्ट के पास थे. तो होल फूड्स अक्वायर. अच्छा, होल फूड्स भी डिफरेंट है. मैं उस ज़माने की बात करूँ, उस समय में एक्वायर नहीं किया था होल फूड्स. तो टारगेट जैसी कंपनी ने सोचा कि अगर हर बड़े शहर में हमारा एक आउटलेट है, वो अमेजोन के पास नहीं है, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप फिर भी खरीदने से पहले आप टच एंड फील करना चाहते हो. अपैरल्स में अभी भी चेंज हो रहा है, लेकिन अपैरल्स बोलो, इलेक्ट्रॉनिक्स बोलो, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ कि भैया जब तक देखूंगा नहीं तो मैं कैसे खरीद लूँ. तो टारगेट सेड वी आर नॉट, बिकॉज अमेजोन यूज्ड टू से दे आर ऑनलाइन कॉमर्स. Target said we are omni-channel commerce. We will also sell online, but we'll also sell. We will let the customers decide whether they want to buy online, whether they want to come to a store, Feel it. experience it, but still order online, or whether they want to just traditionally buy online. So they gave 3 options, and that's why the genesis of omni-channel came. There were 3 very common terms that back then used to be used, which is order online and get it at your home, order online and go and pick it up from a nearby store, or you just walk into a store and then pick it up from there. These 3 options Amazon could not give. Sure. Only guys who have the large retail stores network could only give. Tell me, I'm just out of curiosity, what is the difference between Walmart, Target, CVS? I know the answer, but what at a broad level? Because a lot of people or Lowe's, because people are like ये retailers ही हैं सारे, but there are differentiators in all, right? क्या differentiator? Category differentiation. क्या थोड़ा Basically, and my only qualifier is I'm giving you my understanding of them. I जो could भी be है, wrong. हाँ. CVS तो फार्मेसी में है. हाँ. So छोटे स्टोर फार्मेसी. हाँ, छोटे स्टोर फार्मेसी. और CVS में मैंने काम नहीं किया, मैं एज अ कस्टमर गया हूँ. मैं CVS में आई वुड से कम 500 बार 1000 बार जा चुका. हाँ, तो CVS में मैं गया हूँ एज अ कस्टमर. तो CVS मेट्रो पॉलिटन एरियाज में होते हैं, सिटीज में होते हैं. मेरे अपार्टमेंट ही जस्ट ऑपोजिट था. और CVS फेमस होता है, उनका कॉर्नर आउटलेट होता है, कॉर्नर. यू आर एग्जैक्टली राइट. तो CVS कॉर्नर में होते हैं. लोज में मेरे बहुत सारे टारगेट के कलीग्स, बहुत सारे लोग लोज में. पर लोज होलसेल में B2B गुड्स सेल करता है बहुत सारा. B2C इतना सेल नहीं करता. मान लो आपका कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हुआ, फर्नीचर असेंबली हुआ, वगैरह वगैरह लोज करता है. कॉस्टको एक और है, पर वो होलसेलर्स है, पता नहीं मेरे को. नॉट श्योर. हाँ. और फिर आते हैं वॉलमार्ट और टारगेट में. तो टारगेट और वॉलमार्ट दे सेल ब्रॉड असॉर्टमेंट. ग्रोसरी बेचते हैं, अपैरल्स बेचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बेचते हैं, टॉयज बेचते हैं, वगैरह सब बेचते हैं. द ओनली डिफरेंस बिटवीन वॉलमार्ट और टारगेट इज टारगेट का जो एवरेज एनुअल इनकम ऑफ अ कस्टमर होता है वो इज हायर. सो इट केटर्स टू डेमोग्राफी. आपकी लोकेशन भी तो ज्योग्राफिकल ज्योग्राफी, और हमारा जो डेमोग्राफिक्स है, वॉलमार्ट का बहुत पहले बोला जाता था द एवरेज, द मीडियन annual income of a person who goes to Walmart is about $35,000-40,000 per month, per year, sorry. And उस जमाने में टारगेट का बोला जाता था about 55-60. What difference? तो प्राइस पॉइंट भी अलग होते हैं. वॉलमार्ट के स्टोर्स बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े. तो स्केल बड़ा होता है, तो हेंस यू कैन also give Optimize much better things. premium prices, right? So Target is all about convenience. In Target location is better. assortment काफ़ी थोड़ा प्रीमियम रहता है.
Target does very very well in lifestyle category. The Target fashion is generally, आप मान लो यहाँ पे अगर मैं इंडिया में टारगेट फैशन का इक्विवेलेंट बोलूँ, यहाँ पे आप मान लो लाइफस्टाइल, या फिर लाइफस्टाइल का एक इकोनॉमी ब्रांड है ना, मैक्स फैशन. मैक्स फैशन. तो मैक्स फैशन में आपको बहुत सारे लेटेस्ट डिज़ाइन मिल जाते हैं, पर 500 रुपये में मिल जाते हैं या 700 में मिल जाते हैं. टारगेट में ऐसा ही है, $15-20 में लेटेस्ट फैशन मिल जाता है. तो इस तरह से टारगेट काफ़ी फैशनेबल आउटलेट बना है. तो आप टारगेट में 6 साल रहे? 7-8 साल था मैं. अच्छा. 2013 से 2019, 7 साल था मैं. 6.5-7 साल. एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा लंबा आप किसी कंपनी में रहो तो टारगेट है. टारगेट है. आई एम श्योर यू लव द कंपनी. आई लव द. कुछ अच्छी बातें बताओ वहाँ की और जो सीखी आपने वहाँ से. बहुत सारी चीज़ें सीखी है. माई ट्रांजिशन फ्रॉम समवन हु अंडरस्टूड एनालिटिक्स, एडवांस एनालिटिक्स from a basic level of analytics to advanced analytics happened there, because that was also the time when the industry itself was moving away from doing local standalone analytics to more large scale analytics on cloud, using distributed computing. कोई क्लाउड के आने से आप बहुत बड़े बड़े डेटा सेट के साथ आप एनालिसिस कर सकते थे. एंड ऑफ कोर्स आज की तारीख में तो डेटा भी आप इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. दूसरा ये था कि टारगेट वॉज एन अमेरिकन कंपनी, राइट. सो टारगेट के मेरे जो कलीग्स थे बैंगलोर में, या फिर टूवर्ड्स द लास्ट 3 years आई वर्कड विथ a very advanced data science team in Sunnyvale in California. मेरे जो बॉस होते थे वहाँ पे, पारितोष देसाई, वो हमारे चीफ AI ऑफिसर थे, या फिर मेरे बॉस जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियरिंग थे. They were all fundamentally very strong about what AI can do, and fundamentals of AI, fundamentals of computer science. How do you think about the right design? कि आप जब तक सही डिज़ाइन नहीं बनाओगे आप सही सोल्यूशन नहीं बना सकते. ये सारी चीज़ें मैंने सीखी टारगेट में. और I mean, where whatever I have learned today, a large part of that is what I have learned at Target. So now, if I'm not wrong, Mr. Mahesh Kalawai, who's now heading at TVS, he was there with you in Target. First 3-4 years. 3-4 years, and I'm sure that played a role into you also moving into Target. Did it play a role? Moving to TVS, yes. Sorry, to TVS, right? So a lot of people, right? Your relationship with your boss or with your manager. How critical is that? Because a lot of people say, यार अब तो ये मैनेजर जा रहा है, अब मेरे को why should I have a relationship? And I'm sure that was not transactional for you. But I still want to understand that how should one approach the relationship with the ex-manager? Because you never know how you might work together in the future. See, धीरे धीरे मैंने समझा है कि एक तो अगर आपको अपने बॉस से डिसएग्रीमेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका दुश्मन है. डिसएग्रीमेंट वर्क में, काम में हो सकता है, लेकिन मे बी पर्सनल लाइफ में वो बहुत ही अलग आदमी है. जी. तो जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत मुश्किल है, मैं भी बहुत गलतियाँ करता हूँ, लेकिन इफ़ वी डोंट जज देम विथ देयर डिसीजंस और देयर डिसीजंस अबाउट मी एक्सेट्रा इमोशनली, देन हम समझते हैं कि यार कोई भी पर्सनली हमारे लिए नुकसान नहीं चाहता है. अगर आपको समझ जाओगे तो देन यू डोंट हैव टू बी रियली हॉस्टाइल टू एनीबडी, वेदर इट इज़ योर बॉस और योर कॉलीग्स. ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही साधु महात्मा हूँ, लेकिन तो ये समझ आने से आपको, जैसा आपने बोला कि देखो कुछ लोग तो ट्रांजैक्शनल रीजन से नेटवर्क बनाते हैं, वो आई थिंक चलता नहीं है. चलता होगा. सी आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का चक्कर है एक्चुअली. तो आपको तो वो भी, तो ऐसा नहीं बोलूँगा कि ट्रांजैक्शनली नहीं होना चाहिए, वो भी काम करता है. पर दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि आमतौर पे लोग अच्छे ही होते हैं, ख़राब होते नहीं हैं. और वर्क में उन्होंने क्या सही किया गलत किया, सिर्फ उस तराजू पे आप मत मापो उनको. If you know to get to know their personal side, etc., etc., then and I'm sure all of my managers, right, they might have done something which I didn't like, but they also did a lot of things which helped me in my career at that point in time and helps me even today. So all my managers, right, the ratios can be different of what I liked and did not like, but they all contributed to what I am today. So there is
there's absolutely no, it would be Very unfair mature for answer. me- Very mature it would be very unfair for me to actually not have a relationship, because अगर उन्होंने मेरे लिए 5% भी कुछ किया है तो I should have a sense of gratitude for it. How do you keep in touch with them? WhatsApp, Actually LinkedIn? मैं टच पे, I'm very bad in keeping in touch, but thankfully LinkedIn में सबसे कनेक्टेड हूँ. LinkedIn पे active हो. और कभी कुछ परेशानी में होता हूँ तो आई हैव 1 or 2 मेंटर्स. उनके पंकज बागरी एक हैं, उनके पास पहुँच जाता हूँ परेशान कि भाई मैं थोड़ी परेशानी में हूँ, आप क्या बताओ करना चाहिए? क्या करना चाहिए. तो और मौका मिलता है तो लोगों से मिलता हूँ, बट सोशली मैं थोड़ा वीक हूँ. इतना लोगों से मिलना हो नहीं पाता है. ऑफिस में बहुत से मिल लेता हूँ, लेकिन जो एक्स कलीग्स हैं उनसे उतना मिला नहीं पाता. दैट्स एक्चुअली वन अपॉर्चुनिटी एरिया फॉर मी कि Sure. मुझे How time will you work towards it? to consciously keep some time in my calendar, let's say Fridays, कि यार इस फ्राइडे में मुझे इन 3-4 लोगों को फोन. चलो अगले फ्राइडे आपको करना है. तो अभी मेरे एक दोस्त हैं पुनीत प्रकाश माथुर, वो डेटा साइंस लीड करते हैं. मैं भूल रहा हूँ उनकी कंपनी, वो मेरे कलीग थे टारगेट में. उनसे मैंने कल ही बात किया कि यार बहुत दिन हो गए क्या चल रहा है? तो हाँ, मुझे इट्स अ मैटर ऑफ हैबिट, राइट. Fair enough. किताब है एटॉमिक हैबिट्स, राइट. यू आर व्हाट योर हैबिट्स आर. Sure. वो किताब मैंने खरीदी है, पढ़ी नहीं है, पर मुझे अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी कि यार फ्राइडे को 1-2 घंटा निकाल के लोगों को फ़ोन लगाओ, मिलो लोगों से. So now you are into TVS. एंड मैं बहुत ब्रॉड लेवल पे बताऊंगा कि अगर मैं AI एनालिटिक्स को देखता हूँ फॉर एनी ऑटोमोबाइल कंपनी, मेरे दिमाग में सिर्फ टेस्ला आता है. बिल्कुल. मुझे और कुछ समझ नहीं आता. तो आप मुझे उसका भी एक कारण है. मार्केटिंग नहीं, हाँ, कारण क्या है ना कि बहुत सारी चाइनीज ऑटोमोबाइल कंपनीज टेस्ला के बराबर या टेस्ला से भी काफ़ी ज़्यादा AI करती है, पर हमारा जो इंटरनेट का जो में Pop culture. नहीं, हमारा इंटरनेट में जो सर्च इंजन है वो कंटेंट दिखाता है विच इज़ अवेलेबल मोस्टली ऑन द इन द वेस्ट और इन इंडिया. चाइना के इंटरनेट इकोसिस्टम में क्या हो रहा है, दिस जनरली क्लोज्ड एनवायरनमेंट. तो अनलेस यू कॉन्शियसली लुक एट व्हाट एनी चाइनीज कंपनी हु डज अ गुड जॉब इन दिस. अभी उन्होंने खोला है इंडिया में, उन्होंने अपना पहला ब्रांच खोला है. मैं समझ गया आप किसी बात करो, मैं नाम भूल गया उसका. BDU या कुछ नाम है. दे हैव एक्चुअली बिकम नंबर 2 आफ्टर टेस्ला इन चाइना नाउ. रियली हाँ, दिस इज अ बिग थिंग. and टेस्ला की बहुत बड़ी मार्केट है चाइना. हाँ, they have become number 2. And there are many that's why नाम मुझे भी याद नहीं है, आपको भी नहीं है, पर बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है चाइना में जो ऑटोमोबाइल में AI में बहुत कुछ कर रही है. बट यू आर राइट, जनरली टेस्ला का सबसे बड़ा. तो आप मुझे बताओ कि ऑटोमोबाइल जैसी चीज में AI एनालिटिक्स का क्या रोल है? कैसे, मतलब क्या, मतलब मुझे तो समझ नहीं आया. कुछ इंजन है गाड़ी का, एक वो टच स्क्रीन लगा देना, और क्या मतलब. आई एम ट्राइंग टू आस्क यू. नहीं, हाँ, तो देखिए, एक तो 4-व्हीलर इंडस्ट्री में तो AI का बहुत है, क्योंकि आज की तारीख में हर कोई बात करता है. आराम से आप नॉन टेक्निकल देना मुझे. आप नॉन टेक्निकल दूंगा मैं आपको. देखिए, ऑटोनोमस व्हीकल्स, और उसका जो आम आदमी का आंसर है सेल्फ ड्राइविंग कार्स. गूगल वगैरह बना रहे हैं, गूगल बना रहा है, Apple टेस्ला बना रहा है, वाइमो चाइना में बहुत सारे लोग बना. एप्पल की आने वाली. एप्पल का आने वाली है. तो सेल्फ ड्राइविंग कार इज जनरली AI के जो मेच्योरिटी कर्व में काफ़ी हाई आता है, क्योंकि AI में यू हैव most companies including us, we are till at a elementary level of use of AI. It's called narrow AI. Okay. Basically training your model to do some specific tasks. Then आ जाता है general AI, which is building AI to have it work like human brain. तो autonomous vehicle और self driving car is big example, जहाँ पे बहुत सारे लोगों का मानना है कि आने वाले समय में गाड़ियाँ अपने ही आप चलने वाली हैं. कमर्शियल व्हीकल्स बोलो, पर्सनल व्हीकल्स बोलो. तो 4-व्हीलर में तो ये आपका है मानना ऐसा? 4-व्हीलर में तो 100% होगा. रियली? बिल्कुल. देखिए, कमर्शियल व्हीकल्स जो टेस्ला का जो पूरा कमर्शियल डिवीजन है, वो तो सेल्फ ड्राइविंग उन्होंने अनाउंस कर दिया है ना. और पर्सनल में भी होगा. अभी रेगुलेशन नहीं रोक देगी इसको? मुझे लगता है रेगुलेशन विल प्ले अ बिग डिटररेंट हियर, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने बोला अभी कैडिलैक या वेमो अपना ऑटोनोमस व्हीकल्स में देयर समथिंग कॉल्ड एज लेवल ऑफ ऑटोनॉमी. लाइक लेवल 1 ऑटोनॉमी, लेवल 2 ऑटोनॉमी. लेवल 2 ऑटोनॉमी मतलब ADAS बोलते हैं,
ड्राइवर असिस्टेंस वगैरह। टेस्ला में भी तो यही है तो अभी assistance है ना कुछ? असिस्टेंस है पर करेक्ट, तो लेवल 2 में है। अभी जो नेक्स्ट गेम है वो लेवल 3 लेवल 4 का है। क्या है वो वो है कि गाड़ी अपने आप चलेगी, आपको कुछ करने की जरूरत जो नहीं है। गूगल वाली गाड़ी मैंने हाँ, वो देखी थी। जिसको एक्चुअली बोलते हैं सेल्फ ड्राइविंग। सी ऑटोनॉमी के जो पहले 3 लेवल वो होते हैं कि इट इज मेंट फॉर असिस्टिंग द ड्राइवर। तो नेक्स्ट 3 होता है वो कोई असिस्टेंस नहीं, आप सोते रहो, गाड़ी चलती रहेगी। तो उसमें काफ़ी रिसर्च हो रहा है, काफ़ी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत तो आपका जो सवाल था कि एआई सबसे बड़ा एरिया एक है कि हाउ यू यूज यू नो एआई टू बिल्ड सेल्फ ड्राइविंग कार्स। तो वो 4 व्हीलर्स का हो गया। 4 व्हीलर, अब आप लोग तो 2 व्हीलर में हो, 2 व्हीलर। तो आप कैसे करते हो? 2 व्हीलर में अभी जैसे भी आईआईटी दिल्ली में एक स्टार्टअप है, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किए थे कि 2 व्हीलर सेल्फ बैलेंसिंग। तो वो भी 2 व्हीलर जर्नी बहुत पीछे है 4 व्हीलर से, क्योंकि 2 चक्के होते हैं, वहाँ 4 चक्के होते हैं। पर 2 चक्के में भी अगर आप हाथ छोड़ दो तो सेल्फ बैलेंसिंग का भी टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है। तो ये मेरा अंदेशा है कि शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, मान लो अब आपको कोरमंगला से इंदिरा नगर नहीं बोलूँगा, कोरमंगला सेक्टर ए से सेक्टर बी में जाना है। ऐसे शॉर्ट डिस्टेंस 500 मीटर, 1000, 1 किलोमीटर में एक समय आएगा जिसमें ऑटोनोमस 2 व्हीलर भी चलेंगी। दूसरा है आपका डिलीवरी। आपके पास आज की तारीख में ये जो आप सोच लो स्विगी, जोमेटो। इमेजिन, मेरा ये मानना है कि 4-5 साल में वो जो रेस्टोरेंट वाला बंदा होगा उसके पास एक सेल्फ ड्रिवन 2 व्हीलर जाएगा, सामान रख दो और ड्रोन ही चला जाएगा, बेटर है। ड्रोन इज ऑल्सो मोबिलिटी, राइट? यू आर राइट कि एक्चुअली इलॉन मस्क ने बोला है कि मोबिलिटी सेक्टर में आपको 3 डायमेंशन में देखना पड़ेगा। हवा भी देखनी पड़ेगी, हवा और अंडरग्राउंड। अच्छा, अंडरग्राउंड। हाँ, दैट्स व्हाई इलॉन मस्क की बोरिंग कंपनी जो है, और स्पेसएक्स, राइट? तो वो बोल रहे हैं कि भैया रोड पे ट्रैवल में ज़्यादा जगह बचने वाली नहीं है। वाओ, दैट्स अ वेरी क्रेजी थॉट। तो 2 व्हीलर एक्चुअली हमें बहुत लंबा सोचना पड़ेगा। ये 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब रास्ते पे चलती है। फ्यूचर होने वाला है आकाश में और अंडर। तो आप लोग क्या कर रहे हो टीवीएस में? ये सब तो चीज़ें अभी मैं बोल नहीं सकता अभी यहाँ पे, लेकिन ये सोच है, हर लार्ज ऑटोमोबाइल कंपनी को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे नहीं पता था इस लेवल पे भी सोच रहे हैं लोग। ये सोच तो रहे ही हैं, क्योंकि मतलब आपकी कॉन्वर्सेशन का पार्ट है ये सब कुछ? इतना नहीं, और But मैं है, इस बारे में ज़्यादा बोलूँगा नहीं मैं। समझ गया। लेकिन एक ऑटोमोबाइल कंपनी Very interesting. बेसिकली मोबिलिटी में जो हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि रोड पे गाड़ियाँ और जो इंसान चला रहे हैं वो कितने साल चलने वाली है। गाड़ियाँ देखिए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं एयर टैक्सीज के, बहुत सारे, है ना? भर के। और अंडरग्राउंड ट्रैवल, फिर आप हाइपर लूप देख लो कि आपको अगर यहाँ से चाइना, यहाँ से टोक्यो जाना है तो आप ग्रेविटेशनल लूप के बाहर जाके वहाँ पहुँच जाओ वगैरह। तो बहुत सारा ये सब एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। तो ये बहुत कुछ इसमें सच होने वाला है। देखना ये है कि ये 5 साल में होगा, 15 साल में होगा, 20 साल में होगा, पर इस तो इम्पॉसिबल नहीं था। इम्पॉसिबल तो बात इम्पॉसिबल की है नहीं एक्चुअली। When it is going to happen, when it is going to become commercially viable, because it is expensive. Very expensive. Second, when it is going to be really safe. तो आपको लगता है इंडियन कंपनीज लाइक टीवीएस विल एक्चुअली हैव अ फाइटिंग चांस और विल एक्चुअली लीड द वे इनटू इट? बिकॉज हम जैसे बाहर वाले लोग देखते हैं, हमें लगता है कि भाई ये तो जो टेक बन रही है ये तो ये बे एरिया में बन रही है, या चलो आप बोलो चाइना में बन रही है, इंडिया में नहीं सोच रहे इस तरीके से। पर आप क्या सोचते हैं ऐसे लोग? अब सोचना शुरू कर दिया है। मैं स्पेसिफिक नाम नहीं लूँगा, पर ऑल लार्ज ऑटोमोबाइल कंपनीज, आई एम श्योर देयर आर अ फ्यू पीपल in the strategy group who are thinking. You were telling me about your 32-year-old CEO chairman, I think. He has a very big vision on this, right? Yeah, I mean, What is his name? our MD, his Venu, Sudarshan Venu, हमारे चेयरमैन एमेरिटस के बेटे हैं वो, और he is very progressive. He believes that the way mobility industry is going to succeed is a big role has to be through technology and AI. So he's a big proponent of and a big believer of using technology, AI, digitization. Because I was looking at your team size, it is very big. I'm trying to understand what are you guys like
so many people are there in your team. Again, I know you will not tell me exactly what you do, but it is like very like inspiring and at the same time mysterious कि क्या चल रहा है, ऐसा कुछ तो गेम चल रहा है. नहीं, मिस्टीरियस तो कुछ नहीं है. देखिए, बेसिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर वाज अंडर इन्वेस्टेड इन टेक्नोलॉजी एंड एआई At least in India. in India. So they are catching up, right? And they are also catching up because Startups भी आ रहे हैं. many senior लोग देख रहे हैं फ्यूचर ऐसा होने वाला है, and there is pressure coming from startups, right? Just to give you an example, हमारे यहाँ पे एक एक्सपो, ऑटो एक्सपो होता है दिल्ली में. हाँ, हर 2 साल. प्रगति मैदान. तो अब तो आई थिंक चेंज कर दिया, नोएडा में करते थे. हाँ, मैं कभी नहीं गया, बट पर मैं बहुत गया हूँ. सुन रहा था वहाँ पे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है, जो ऑटोमोबाइल कंपनीज को रजिस्टर करती है, अगर आप पिछले 5 साल में देखो, मतलब 5 साल पहले ऑन एन एवरेज अगर एक्स कंपनियां, ऑटोमोबाइल कंपनियां रजिस्टर होती थी, वो शायद अभी 100x हो गई है हर ऑटोमोबाइल. क्योंकि आप देख लो ना, अराउंड यू हाउ मेनी इन द लास्ट 1 ईवी ईयर. तो बहुत लोग काम कर रहे हैं. ईवी में मुझे पता है बहुत अब लोग. है तो ऑटोमोबाइल ही ना. हाँ, अच्छा आप उसको ऑटोमोबाइल कंसीडर करते हाँ, ईवी तो ऑटोमोबाइल ही है. हो? Okay. EV is a subset of automobile. Fair enough. Right. I know about it. So the number of companies that have registered themselves as an automobile company has exponentially grown in. Is it because पहले बैरियर टू एंट्री बहुत ज़्यादा थे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना पड़ेगा बहुत बड़ा. अब क्या है कि टेक्नोलॉजी भी ढंग से काम करो, फिर एक किसी छोटे मैन्युफैक्चर OEM के थ्रू काम करो. इज इट बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा बैरियर्स कम हो गए टू ओपन योर ओन? बैरियर्स कम हो गए हैं, एक कारण है. दूसरा, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी. ऑटोमोबाइल में अगर आप देखोगे, a lot of people like to call automobile as software on wheels. So for example, अपने टेस्ला का एग्जांपल यही बोलते हैं लिया. वी आर टेक कंपनी. सो टेस्ला अपने आप को ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं बोलता, कभी नहीं बोला. वो टेक्नोलॉजी कंपनी. और वो एक्चुअली भी है. वो है भी. आपको मैं एग्जांपल देता हूँ. एक प्रोफेसर आए थे यूएस से, उन्होंने बताया कि जब ऑटोमोबाइल कंपनियाँ प्रोडक्ट बनाती हैं, तो वो उनका माइंडसेट होता है, आई एम मेकिंग अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल यूनिट. जब वो बन जाता है तो फिर बोलते हैं, अच्छा मुझे अब इसमें सॉफ्टवेयर क्या क्या डालूं एंटरटेनमेंट के लिए. आफ्टर थॉट होती है. प्रोफेसर का नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन टेस्ला में वो आफ्टर थॉट नहीं होती है. वो Day पहले one बोलते हैं कि मेरा पहला जो ढांचा है टेक के वो सॉफ्टवेयर होगा, उसके अंदर मैं चीज़ें कैसे फिक्स करूँ. मान लो, फॉर एग्जांपल वो बोलते हैं कि ईवी में अपेरेंटली बोला जाता है कि ईवी 4 व्हीलर्स में कि हाउ डू यू ऑप्टिमाइज बैटरी. बैटरी कितनी जगह लेगी, बैटरी से आप कितना देर तक बैटरी चलने वाली है. दिस आर ऑल इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस, राइट? बिकॉज वन ऑफ द रीजंस व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल डोंट बाय ईवी इज बैटरी की लाइफ कम है. कि मैं अगर मुझे यहाँ से अगर मुझे मुंबई जाना है तो चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो क्योंकि वो तो काफ़ी दूर है. You like EVs? I like EV. It is. You don't own it. I still don't own it. Will you ever? I'm sure you will one day own it. See, I will. See, EV is just the. Look at EV as an alternate fuel. अभी तक गाड़ियाँ, आपको मैं किस्सा बताता हूँ. जब हेनरी फोर्ड जिन्होंने फोर्ड गाड़ियों का चलन शुरू किया था, उस ज़माने में अपेरेंटली ईवी गाड़ियाँ उस समय भी बनी थी. क्या बात कर रहे हो? अभी जो हमारी ईवी बैटरी है वो है लिथियम आयरन. उस ज़माने में अपनी जो एक्साइड की बैटरियाँ होती है उससे बनती थी. द रीज़न वाई अमेरिका में उस ज़माने में इंटरनल कंबशन इंजन गाड़ियाँ ज़्यादा चलनी शुरू हुई बिकॉज इट वॉज चीपर. हेनरी फोर्ड built large manufacturing units, automobile assembly, so it was commercially viable. इलेक्ट्रिक बैटरी से गाड़ी चलाने का कॉन्सेप्ट 5 साल 10 साल पुराना नहीं है. ये कम से कम 70-80 साल पुराना है. पर बैटरीज को ऑप्टिमाइज नई तरीके की बैटरी बनाओ जो कम खर्चे में बने, कम जगह ले, रिलायबल हो, वो अब शुरू हुआ है. तो सारा गेम आप कह रहे हो बैटरीज का है ईवी के अंदर. एक बैटरीज का है, उसके बाद सॉफ्टवेयर एआई. तो एक गेम है बैटरीज का. दूसरा गेम है कि अभी ईवी के साथ साथ दोनों एक्चुअली अलग चीजें हैं, क्योंकि बैटरी इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ द इंटरनल कंबशन इंजन. बट दूसरा है सॉफ्टवेयर. लोग अभी
with Teslas of the world and Chinese automobile companies of the world, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी जो गाड़ी है वो स्मार्ट कार हो, स्मार्ट है, स्मार्ट कार है ना, वो स्मार्ट है, इट नोज इट्स सी। वैसे भी अगर आप देखो ऑलमोस्ट ऑल प्रीमियम फोर व्हीलर्स एंड इवन प्रीमियम टू व्हीलर्स हैज व्हाट इज कॉल्ड एज ECU यूनिट्स. ओके. They are already smart on how do you optimize fuel, how do you optimize efficiency of the vehicle. तो थोड़ा थोड़ा लेवल ऑफ स्मार्टनेस तो आजकल हर प्रीमियम टू व्हीलर फोर व्हीलर में शुरू हो गया है. एक ज़माने में वो क्यों चिप है उनके अंदर, वो स्मार्ट एक गाड़ी में हजारों चिप्स होती है. एग्जैक्ट क्वांटिटी में नहीं बोल सकता आपको, लेकिन अगर आपको लगता है कि टू व्हीलर्स में चिप नहीं होती है तो चिप तो हर गाड़ी में होती है. अगर आप एंट्री लेवल गाड़ियाँ हटा दो, आप कोई भी इंडिया में टू व्हीलर चलाओगे उसके अंदर चिप्स लगी रहती हैं, जो सेमीकंडक्टर चिप्स, जो जिसके अंदर एल्गोरिथम और लॉजिक लिखे रहते हैं कि आप जब एक्सीलरेटर दबाओ तो कितना स्पीड देना है, कैसे फ्यूल बचाना है, कैसे इंजेक्शन करना है. इंडिया में भी बहुत कुछ हो रहा है ना सेमीकंडक्टर्स में भी. इंडिया में गवर्नमेंट तो चाहती है कि सेमीकंडक्टर, क्योंकि देखिए गेम ये है कि रिलायंस चाइना से हटानी है. रिलायंस अभी बहुत है चाइना पे, सारी चिप्स वहीं से आती नहीं, एक वो है, और दूसरा जो आप AI जब हम बोलते हैं तो AI में एज AI बोल दो, IoTs बोल दो, 5G सेंसराइजेशन बहुत होने वाला है, सेंसर्स, राइट. तो AI में एक है एस्पेक्ट है सॉफ्टवेयर का और दूसरा एस्पेक्ट है हार्डवेयर का. वो चिप चाहिए. तो सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर साइड का अगर आप कॉस्ट कम नहीं रख पाओगे तो AI सस्टेनेबल, कमर्शियली वायबल नहीं हो सकता है. तो ऑटोमोबाइल AI इज ऑल अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो आप ऑटोमोबाइल AI ले लो या कुछ भी इंडस्ट्रियल AI ले लो. तो इसलिए गवर्नमेंट की बहुत अच्छी सोच है कि अगर हम सेल्फ सस्टेनेबल नहीं बन पाए और अगर हम बाहर के देशों पे ही डिपेंड करें तो इट विल नॉट बी अ इकोनॉमिकल कॉस्ट वायबल अल्टरनेटिव. I don't know if you know, there are certain advanced semiconductor chips that American government used to let their semiconductor companies get it manufactured in China. लेकिन अभी उनको ये डर हो गया है कि वो टेक्नोलॉजी चोरी नहीं हो जाए, इसलिए जो बाइडेन ने कुछ 6 महीने पहले एक सर्कुलर निकाला कि देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ एडवांस चिप्स वो अमेरिकन कंपनीज चाइना में आउटसोर्स नहीं कर सकती है मैन्युफैक्चरिंग. इंडिया में कर सकती है? ये पता नहीं मुझे. इंडिया में तो है भी नहीं इतनी. अभी तो स्टार्ट हो, वेदांता फॉक्सकॉन स्टार्ट कर रहे हैं. मोस्टली तो मैन्युफैक्चरिंग आइदर US में होता है या ताइवान या चाइना में. इंडिया में हो सकता है, हो तो सकता ही है. अभी गवर्नमेंट तो बहुत सपोर्ट है. वेदांता और वगैरह का बात चल रहा है. तो आई होप आने वाले 5 और 10 साल में विल सी. इट विल टेक इयर्स. 5 साल लगते हैं. इट्स नॉट गोना हैपन टुमारो. नहीं, आई थिंक इट्स अ वेरी infrastructure heavy industry. Setting up semiconductor infrastructure is very expensive. Very cool. And it takes time. We started working in it, I was telling you, right? Because we see that as we look at the job market right now, a lot of people ask us ki new things are coming like generative AI and all. How is the market going to evolve? So what we realize is elements of hardware, of design are still not going to be replaced by generative AI. That's why this is going to be a very interesting segment of job creation. The way we see it. So नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बातें बताई हमें जो चल रहा है. आई थिंक अभी मैं जाके 2 चीज़ें करूँगा. मैं सारी ऑटोमोबाइल कंपनी के स्टॉक्स खरीद लूँगा. बिकॉज आप जो बात बता रहे हैं बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिस तरीके से काम कर रहे हैं. एंड दे डोंट ट्रेड ऑल्सो एट अ वेरी हाई मल्टीपल, लाइक एट अ, बिकॉज नो वन इज लुकिंग एट इट एज अ टेक कंपनी. वेरी इंटरेस्टिंग थॉट. सो आनंद, आई थिंक पर जब शेयर्स खरीदो hedge your bets because not all of them are going to be successful. हाँ, मैं वही कह रहा हूँ. कुछ सक्सेसफुल होंगी, कुछ नहीं होंगी, हमें नहीं पता कौन होगा. हाँ, true. So that was about that. I think very, very interesting, and your take on this whole automobile AI, I think very, very informative. So I think Anand, हमारा last segment होगा where we talk very briefly about generative AI, because I think, as you know, everyone is just talking about it. Would just want to get your take on this, and I would want to get a very candid take on what do you think will happen to the job market through generative AI. Very candid. And by generative you also mean GPT-4 and ChatGPT वगैरह. मेरे लिए वही मेनली जनरेटिव है. तो रिसेंटली 4 से 6 वीक पहले
इलॉन मस्क बोलिए या फिर ओपन एआई के जो सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन, दे हैव बिकम वेरी वोकल, क्योंकि चैट जीपीटी इज throwing a lot of surprises, good surprises, bad surprises. For example, the things that a lot of experiments are or small pilots are suggesting that marketing communications banana, copywriting करना, creative output निकालना, marketing creative output बोलो, या फिर factory automation बोलो, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ऑटोमेटेड टेस्टिंग बोलो, या फिर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली लिखना बोलो, ये बहुत सारी चीज़ें जो 1 साल पहले तक लगता था नहीं हो सकता है। चैट जीपीटी, GPT-4 स्पेशली 3.5 के बाद 4 जो वर्जन आया अभी गूगल में बाढ़, अब यूज करते हो 4 हम यूज़ करते हैं, हमने पायलट के हिसाब से करना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट हाँ, ओपन एआई माइक्रोसॉफ्ट से आपको देखिए एक फ्री वर्जन आता है, वो GPT 3.5 है ना? हाँ अभी 3.5 भी है वो, पर आपको अगर API चाहिए वो तो पेड है, तो वो पेड आता है, एंटरप्राइज पेड है। पेड आता है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मुझे लगता है कि देयर इज़ अ रियल थ्रेट, और थ्रेट मैं नहीं बोलूँगा, देयर इज़ अ रियल पॉसिबिलिटी कि बहुत सारी रिपीटेटिव चीज़ें जो हम मैनुअली करते थे या ह्यूमन बींग्स करते थे, वो AI से होनी शुरू हो जाएंगी एट अ मच चीपर कॉस्ट एंड एट अ मच फास्टर पेस एंड क्वालिटी। तो जो डेटा एनालिटिक्स इंडस्ट्री है, इसमें किस तरीके की जॉब्स आपके हिसाब से 5 साल बाद बहुत कम होंगी? तो पहली बात तो देखिए, जो भी हमारे डेटा साइंटिस्ट हैं या डेटा इंजीनियर हैं जो मैनुअली डेटा वेयरहाउस बनाते हैं या मैनुअली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बनाते हैं, ये बहुत सारी हद तक ऑटोमेट होने वाली है। ऐसा बोला जाता है कि अगर एक कंपनी में 15 लोगों की डेटा साइंस की टीम है, वो 5 रह जाएगी, वो 5 रह जाएंगी, क्योंकि वो जो काम वो मैनुअली मॉडल डेवलपमेंट करते थे वो AI ही कर देगा। तो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की क्या बात हो रही है? लोग कह रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में बहुत जॉब्स क्रिएट होंगी एंड ऑल ऑफ दैट। तो आपकी क्या टेक है? देखो, हमने हमेशा देखा है कंप्यूटर्स आए, जो जॉब्स कम हुई, नई ज़्यादा क्रिएट हुई। सो मैं तो उस प्रिजम्पशन पे चल रहा हूँ, उस प्रिजम्पशन के हिसाब से आपके हिसाब से किस तरीके की नई जॉब्स क्रिएट होंगी इन द एनालिटिक्स इंडस्ट्री? देखिए, एनालिटिक्स इंडस्ट्री में AI एनालिटिक्स जो भी आप AI एनालिटिक्स इंडस्ट्री में मेरा आंसर इज अ गेस वर्क, राइट? एक चीज़ तो है कि नए तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करना, जो डीपर डोमेन समझ के प्रॉब्लम सॉल्व करना जो AI नहीं कर सकता है, वो जैसा आपने बोला नए नए तरीके के प्रॉब्लम आते रहेंगे। आज की तरह के जो प्रॉब्लम है वो 10 साल पहले नहीं थे, या फिर 5 साल बाद के जो प्रॉब्लम है वो I think the complexities will increase, and what I personally believe is psychological angles of the way you look at problems and solutions. That is going to be a very critical thing. I don't know. That is my take on it. I mean, see, if you look last 200 years, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो लोग हाथ से कपड़ा बुनते थे, फिर हैंडलूम आ गए, लोग गाना सुनते थे, अभी आईपॉड आ गया, फोन आ गया। तो इफ यू लुक एट the pace at which technology innovations are happening, it's an exponential curve. If you ask me about coding, right? Coding, I think पहले हम हथौड़ा मार रहे थे, now हमारे पास मशीन आ गई है कोड करने के लिए। कोड करने के लिए आ गई है, कोड टेस्ट करने के लिए आ गई है, कोड डिप्लॉय करने के लिए आ गई है, कोड जनरेट करने के लिए आ गई है GPT-4 से। तो बट अभी स्टिल पायलट फेज में है, बट जो काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं AI में, वो बोल रहे हैं कि देयर इज अ रियल पॉसिबिलिटी कि बहुत सारे काम जो हम बोलते हैं नॉलेज ओरिएंटेड वर्क, उसमें भी AI का इन्फ्लुएंस बहुत हेवी होने वाला है। क्योंकि 6 महीने पहले तक लोग बोल रहे थे रिपीटेटिव काम, मान लो एक्सेल का काम होगा, लेकिन जो एनालिटिक्स करता है वो नहीं होगा, पर उसमें भी होगा। आपको लगता है रेगुलेशन किसी तरीके से बचा पाएगी या नहीं? इट इज टू बिग फॉर रेगुलेशन टू स्टॉप। ये देखिए, रेगुलेशन फॉर सेफ्टी, फ्रॉड, एथिक्स उसमें तो डेफिनेटली होगा ही, लेकिन देखिए जॉब मार्केट को लेकिन दिस इज अ कमर्शियल एंगल। सी, हर कंपनी ऑप्टिमाइज करेगी कि भाई मैं प्रॉफिट कमाऊं, ऑब्वियसली कॉस्ट कैसे कम करूं। तो गवर्नमेंट थोड़ा ये बोल सकती है कि यार मैं आपको कॉस्ट कम करने नहीं दूंगा। समझिए, तो
I'm sure there are some governments that will bring regulations around certain kinds of jobs. You cannot let, popular politics basically. मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें ये था कि वील मूव, देयर इज अ पॉसिबिलिटी वी मूव इनटू अ न्यू डिस्टोपियन वर्ल्ड वेयर कंट्रीज आर लाइक नॉर्थ कोरिया. दे आर लाइक वी विल बिकम क्लोज्ड बिकॉज मेरी वोट बैंक है यहाँ पे, वी विल बिकम क्लोज्ड. तुम जीपीटी करो, दो में जो करना है तुम करो, हम तो नहीं करेंगे, हमारी नौकरियां बच दीजिए, समथिंग लाइक दैट. ऐसा होगा, लेकिन वो कितने दिन होगा? क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अ सेल्फ डिफीटिंग वन, राइट? अगर आप एफिशिएंसी नहीं ला रहे हो तो आपकी चीजें एक्सपेंसिव होती रहेंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा. तो आप 5 साल 10 साल की सरकार चला लोगे तो एकदम सही बोला. डिले. ट्रू. कुछ लोग जल्दी सच्चाई को मान लेंगे, कुछ लोग लेट मानेंगे. लेकिन व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स, सी एक होता है एथिक्स. एथिक्स तो सबको, एथिक्स इन एआई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट शुड नॉट क्रिएट फ्रॉड, इट शुड नॉट क्रिएट सेफ्टी इश्यूज, ह्यूमैनिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वो सबको करना चाहिए. लेकिन व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स, ये तो अगर जो प्रैग्मेटिक गवर्नमेंट्स होंगी या फिर जो लोग हैं वो इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट्स, उनको ये सच्चाई माननी पड़ेगी कि इससे एफिशिएंसी आ रही है. नहीं, बड़ा मतलब बड़ी अच्छी आपकी थॉट. एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग मोर, एंड आई थिंक एज वी प्रोग्रेस विद टाइम, you and I can again have a conversation about generative AI with more use cases that we'll see. So Anand, one last question, कि if you could give an advice to a 23-year-old, let's assume your son is 8 now, when he's 23, if he's looking at this podcast, what is that one piece of advice you want to give to him or to her or to anyone? One piece of advice. तो 2-3 एडवाइस दूंगा if you're okay with that. See, if you are let's say 14, 15, 16, आप 8th 9th क्लास में हो, आप मन बना चुके हो कि यार मुझको डेटा और एआई को लेके कुछ करना है, तो एक्सपोजर टू प्रोग्रामिंग, पाइथन ले लो, एक्सपोजर टू प्रोग्रामिंग एंड बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस इन मैथमेटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बिकम अ रियली स्ट्रॉन्ग सॉट आफ्टर एआई प्रोफेशनल. क्योंकि जितने भी एआई का काम होता है उसके फाउंडेशंस ना 12th की मैथमेटिक्स में है. आप कैलकुलस ले लो या फिर आप एल्जेब्रा ले लो, अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हैं तो आप एआई में बहुत आगे तक जाओगे, मतलब आप स्पेशलिस्ट बन सकते हो. और प्रोग्रामिंग तो अगर आपने मन बना लिया है मुझे ये करना है, तो जितना जल्दी आप, कुछ लोग बोल रहे हैं प्रोग्रामिंग उड़ जाएगी, प्रोग्रामिंग नहीं बचेगी, ड्रॉप वो ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा, फिर लो कोड नो कोड. कुछ लोगों के लिए होगा, लेकिन कुछ लोग वो होंगे जो बना रहे हैं उसको, है ना. तो पूरे सेंस में प्रोग्रामिंग, बट विथ जनरेटिव एआई कितना रहेगा. बट ऑल आई मेंट इज अंडरस्टैंडिंग हाउ कंप्यूटर्स वर्क, लॉजिक, राइट. वो उस एक्सपोजर जितना जल्दी मिले. तो मैं 23 नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा 15-16 से ही ये शुरू हो जाना चाहिए. तो ये तो हो गया अगर आप एआई में करियर करना चाहते हो. दूसरा, जनरली एज अ ह्यूमन बीइंग, जनरली अपने हेल्थ पे ध्यान रखो. मेरा सबसे बड़ा कंसर्न मेरे को लेके ये है कि मैं अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं रखता. तो जब तक मैं द अदर डे आई वाज लिसनिंग टू सुनील छेत्री, वो हमारे एक कन्वेंशन में आए थे. वो बोल रहे थे कि अगर आपका शरीर चंगा है तो आप प्रमोशन भी मिलता रहेगा, पैसे भी कमाते रहोगे. पर अगर शरीर चंगा नहीं है, बहुत सही बोला, व्हाट इज द पॉइंट, तो नहीं, तो आपकी काबिलियत ही नहीं रहेगी कि आप कुछ करोगे. आप 12 घंटे मेहनत ही नहीं कर पाओगे आफ्टर यू टर्न 40, आई मीन, राइट. अगर आप 20 से 30 साल में हो तो आपने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा तो चलता है. लेकिन 35 के बाद आपको शरीर का ध्यान, एक्चुअली शरीर का ध्यान तो हमेशा रखना चाहिए. मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई एम 40+. तो अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखो, अपने वैल्यू सिस्टम्स को अच्छा रखो. इफ़ यू हैव गुड वैल्यू सिस्टम्स, इफ़ यू आर कीपिंग हेल्दी, देन एंड इफ़ यू आर हैप्पी, देन I think all that matters is health and happiness. Nice. So as long as you have these two things, I think that's what matters. Ultimately, पैसा भी तभी आएगा जब आप खुश हो और healthy हो. Very nice. I think very unique advice. So I think बड़ा मजा आया आनंद आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला. Parallelly, I think we'll have another conversation about generative AI, about EV, about autonomous cars. आई थिंक काफ़ी जल्दी हमें बहुत कुछ सुनने को मिलेगा फ्रॉम इंडियन कंपनीज, जो हमारी होप है. एंड वी आर रियली प्राउड कि आप इंडिया में इतनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज बना रहे हो एज ए इंडियन कंपनी. थैंक यू सो मच फॉर दैट. बड़ा मजा आया. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक यू.